गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 पर। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ये लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी विजन के टेस्ट हैं वो सारे कंप्लीट किए जाएंगे, तो आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हो, या आपको कोई इसमें कमी लगती है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। जो महाबलीपुरम में जो शोर टेम्पल है उसके बारे में हमें बताना है कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले बोल रखा है कि इट वॉज बिल्ड बाई राजा राजा चोला। सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये चोलाज ने बनवाए थे, तो ये स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो जाती है, क्योंकि जो ये टेम्पल बनाया है शोर टेम्पल, ये बनाया है पल्वाज रूलर ने। पल्वा डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने बनवाए थे, चोला ने नहीं बनाए थे। किसने बनाए थे? ये पल्लवाज ने बनाए थे। ठीक है, सेकंड बोल रहे हैं इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। बोल रहे हैं कि ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ठीक है, बोल रहे हैं कि ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, तो याद रखना है इसमें 3 श्राइन्स हैं। इस टेम्पल में 3 श्राइन्स हैं, और उन 3 श्राइन्स में से जो 2 हैं, 3 श्राइन्स हैं उसमें से जो 2 हैं वो तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और जो एक लास्ट बच गई वो विष्णु जी को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा ओनली, नहीं, ओनली केवल उनको डेडिकेटेड नहीं है। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? डी। ठीक है, ये शोर टेम्पल महाबलीपुरम में कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। किसने इनको बनवाया था? चलो, इन्होंने राजा राजा चोला ने इनको नहीं बनाया, तो इनको बनवाया किसने? इनको बनवाया था किसने? नरसिम्हा वर्मन टू ने। किसने बनवाया था? नरसिम्हा वर्मन टू ने। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन टू ने इनको बनाया था, जिनको राजा सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? राजा सिम्हा। ठीक है, राजा सिम्हा के नाम से भी उनको जाना जाता है, तो उन्होंने इसको बनवाया था। कब बनवाया था? 700 से 728 सीई के आसपास। कब बनाया था? 700 से 728 सीई के आसपास इन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था। मैंने बता दिया आपको इसमें 3 श्राइन्स हैं। किससे बना हुआ है? कट स्टोन से बना हुआ है। ठीक है, बिल्ट ऑफ कट स्टोन्स। किस स्टाइल में बना हुआ है? द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? द्रविडियन, क्योंकि साउथ इंडिया में तो मेनली वहाँ पे कैसे बनते थे? द्रविडियन स्टाइल में बनते थे। ठीक है, क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है? यस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है। ठीक है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है, याद रखना। ठीक है, कब ऐड किया गया था नाम? 1984 में, बहुत पहले कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे ही महाबलीपुरम में भी और भी काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। आपने उनके नाम भी सुने होंगे, जैसे कि 5 रथास टेम्पल। ठीक है, 5 रथास टेम्पल आपने सुना होगा। 5 रथास टेम्पल का नाम ये भी वहीं पे है। ये नरसिम्हा वर्मन वन ने बनवाया था। ये किसने बनाया था? नरसिम्हा वर्मन वन ने बनवाया था, याद रखना। और शोर टेम्पल किसने बनवाया? नरसिम्हा वर्मन टू ने। ठीक है, उसके अलावा आपने एक टेम्पल का नाम सुना होगा, अर्जुनास पीनेक। ठीक है, अर्जुनास पीनेक, वो भी वहीं पे है। ठीक है, डिसेंट ऑफ गंगा। ठीक है, जहाँ पे क्या हो रही है? डिसेंट ऑफ गंगा भी आपको दिखाई देगी। ठीक है, या फिर आप एक और टेम्पल है कांची में, कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल है कहाँ पे? कांची में। तो ये भी इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें पल्लवास पीरियड की, उनके टाइम पे एक बहुत ही फेमस पेंटिंग पल्लवास के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थी एक पेंटिंग। उसका नाम क्या? उस पेंटिंग का नाम है, बहुत जगह यूज़ होती है ये, सीता न वसाल पेंटिंग। सीता न वसाल पेंटिंग। ठीक है, ये पेंटिंग याद रखना। सीता न वसाल पेंटिंग किस पीरियड से बिलोंग करती है? पल्लवास पीरियड से बिलोंग करती है। पल्लवास की कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम। पल्लवास की कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम थी। ठीक है, और पल्लवास के टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखना, ह्यून सांग आया था। ठीक है, कौन आया था इस टाइम पे? ह्यून सांग इनके अंपायर में विजिट किया था। ह्यून सांग इनके टाइम पे आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इनके टाइम पे जो स्टेट थी ना, मतलब जो स्टेट थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो होंगी, वो किस में डिवाइडेड थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। पल्लवाज में वो किस में डिवाइडेड थी? कोटम्स में डिवाइडेड थी।
किस में डिवाइडेड थी, कोटम्स में डिवाइडेड थी, कोटम्स, ठीक है। इसको एडमिनिस्टर कौन करता था, किंग, इसको एडमिनिस्टर कौन करता था, किंग। तो याद रखना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ पलवास डायनेस्टी क्या थी, कोटम्स, और उसको कौन वो करता था, किंग करता था, ठीक है। याद रखना उस टाइम पे टेम्पल्स को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, उस टाइम टेम्पल्स को भी लैंड ग्रांट दिए जाते थे। जो टेम्पल्स को लैंड ग्रांट दिए जाते थे उसको बोला जाता था देवधना, उसको क्या बोला जाता, देवाधना, ठीक है। जो टेम्पल्स को लैंड ग्रांट दिए जाते थे उनको देवाधना बोला जाता था, और जो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे उसको ब्रह्मदेया बोला जाता था, उसको क्या बोला जाता था, ब्रह्मदेया। अब आपको याद रहेंगे जो देवों के लिए दिए जाए वो क्या है, जो टेम्पल्स के लिए दिए जाएं वो है देवाधना, और ब्रह्मदेया मतलब जो ब्राह्मण्स के लिए जो लैंड ग्रांट दिए जाते थे उसको। क्या उस टाइम पे कास्ट सिस्टम था, यस कास्ट सिस्टम था, और काफ़ी ज़्यादा रिजिड सिस्टम था। इस टाइम पे शैविज्म और विष्णुइज्म का भी काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके बारे में है, इन्हीं के बारे में, ठीक है। ये सारे पलवाज रूलर के बारे में, ये सारे टेम्पल्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। याद रखना पलवाज के बारे में ये कुछ चीज़ें अलग हैं पलवाज के बारे में। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एक काफ़ी ज़्यादा फेमस स्कॉलर थे नरसिम्हन वर्मन टू के टाइम पे, जिनको राजा सिम्हा भी बोला जाता है। उनके टाइम पे एक फेमस संस्कृत स्कॉलर थे जिनका नाम था दांडिन, ठीक है। दांडिन का नाम आ जाए तो भी आप याद रखना पलवाज रूलर की बात चल रही है, ठीक है। तो शोर टेम्पल से महाबलीपुरम से तमिलनाडु में है, ठीक है। पलवाज रूलर ने इनको बनवाया है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका आंसर मैंने बता दिया था, इसका आंसर हमारा क्या है, डी, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में, गुप्ता पेड़ के बारे में बताना है, ठीक है। सेकंड आ गया हमारा गुप्ता पेड़। देखो क्या बताना इसके बारे में कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। द वीमेन ऑफ ओल्ड कास्ट वर डिनाइड द राइट टू वर्क एंड इवन कंसिडर्ड इक्वल टू शूद्रास। सेकेंड है द अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू लिसन टू रिसाइटेशन ऑफ रिलीजियस एपिक्स एंड पुराण्स। सी है द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज रैम्पेंट एंड विडोज वर नॉट अलाउड टू रीमैरी। डी है द नंबर ऑफ कास्ट इंक्रीज विद द असमिलेशन ऑफ मैनी ट्राइबल पीपल इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ लैंड ग्रांट्स, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इसका आंसर है हमारा डी, ठीक है। कि उस गुप्तास के टाइम पे, किसके टाइम पे, गुप्तास के टाइम पे जो कास्ट थी वो इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स जो थे वो उसमें असिमिलेट हो गए थे ब्राह्मणिकल सोसाइटी में थ्रू द प्रोसेस ऑफ लैंड ग्रांट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्या ध्यान रखनी है आपको, काफ़ी और भी चीज़ें हैं इसमें ध्यान रखने लायक, ठीक है। यहाँ पे सती बहुत ज़्यादा रैम्पेंट नहीं थी, ठीक है। याद रखना इसमें बोल रखा ना कि सती की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट थी, सती वहाँ पे इतनी ज़्यादा रैम्पेंट नहीं थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसलिए ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारी रॉन्ग है। और क्या विडो रीमैरिज होती थी, याद रखना विडो रीमैरिज जो थी वो अपर वर्णाज में नहीं होती थी, ठीक है। विडो रीमैरिज ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे अलाउड नहीं थी। विडो रीमैरिज अपर कास्ट में अलाउड नहीं थी, लेकिन शूद्रास जो थे वो विडो रीमैरिज कर सकते थे। शूद्रास में वुमेन करती थी विडो रीमैरिज, लेकिन अपर कास्ट में वुमेन रीमैरिज नहीं करती थी। और प्रैक्टिस ऑफ सती भी उतना ज़्यादा रैम्पेंट नहीं था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ केसेस देखे नहीं गए, कुछ केसेस सती के देखे गए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा रैम्पेंट वहाँ पे वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। और बस यही था मेन तो, ठीक है। और जो अपर कास्ट की जो वुमेन थी ना वो तो बाहर जाके काम भी नहीं कर सकती थी, जबकि जो शूद्रास की वुमेन थी वो जाके काम कर सकती थी, ठीक है। और याद रखना गुप्तास के टाइम पे थोड़ी सी अनटचेबल्स की जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो गई थी, थोड़ी सी अनटचेबल्स की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो गई थी। वो रिलीजियस जो एपिक्स हैं या स्क्रिप्चर्स हैं उनको सुन सकते थे, ठीक है। ऐसा नहीं था उनको अलाउड नहीं था, वो सुन सकते थे, ठीक है। तो उन अनटचेबल्स की जो कंडीशन है थोड़ी सी गुप्तास के टाइम पे इम्प्रूव हो गई थी, वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वगैरह जो थे वो सुन सकते थे। शूद्रास की जो थी वो हो गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पहला क्या बोल रखा है, द वुमेन ऑफ ऑल कास्ट वर डिनाइड द राइट टू वर्क। देखो ऑल कास्ट डिनाइड नहीं थी, शूद्रास वाली वुमेन्स जो थी वो तो उनको तो राइट टू वर्क था, वो तो बाहर जाके काम कर सकती थी, लेकिन जो अपर कास्ट की वुमेन थी वो जाके काम नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फोर्थ स्टेटमेंट इसका मतलब हमारी क्या है, ठीक है, ठीक है। और बस यही था मेन तो, अनटचेबिलिटी तो थी वहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी वहाँ पे कंडीशन इम्प्रूव हुई थी, ठीक है। ऐसा कहाँ पे बताया गया है, याद रखना फाहिन यहाँ पे आए थे ना, फाहिन ने बताया है कि यहाँ पे एक कास्ट थी चंडेलास,
चंडेलाज, वो क्या थे, वो सेग्रीगेटेड थे सोसाइटी से, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे थोड़ी बहुत अनटचेबिलिटी प्रेजेंट थी, लेकिन वो रिलीजियस स्क्रिप्चर सुन सकते थे। कास्ट सिस्टम जो था यहाँ पे भी रिजिड था, और ब्राह्मण्स जो थे वो टॉप पे होते थे गुप्ताज में भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कुछ कुछ मोटी मोटी गुप्ताज के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स वाज मेड इन इंडिया इन 1867-68 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट। बोल रहे हैं कि रॉक पेंटिंग की जो पहली डिस्कवरी है 1867-68 में किस आर्कियोलॉजिस्ट ने की थी। देखो इसका तो नाम आपको पता ही होना चाहिए, किसने की थी, ये की थी इन्होंने, ठीक है, कैरली ने, ठीक है, कैरली ने की थी। यहाँ पे कहाँ पे की थी इन्होंने, यूपी में मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने की थी। कहाँ पे की थी, यूपी में पहली रॉक पेंटिंग की डिस्कवरी की थी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने रॉक पेंटिंग की सबसे पहले डिस्कवरी की थी। और इंडिया में सबसे अर्लीस्ट पेंटिंग्स के जो वो क्या बोलते हैं उनको, प्रिंट्स मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, याद रखना अपर पैलियोलिथिक टाइम से मिलते हैं। पहली अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो सबसे पहले पेंटिंग्स इंडिया में कब की मिलती हैं, अपर पैलियोलिथिक टाइम्स की मिलती है, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक टाइम्स की जो है वो हमें पेंटिंग्स मिलती हैं। अगर हम स्टार्टिंग की पेंटिंग्स की अगर बात करते हैं तो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। हमें बताना है कुंडई के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बताना है, कुंडई के बारे में। ये है एक टाइप की पपेट्री, ठीक है, एक टाइप की पपेट्री, ठीक है, पपेट्री है। तो हमें बताना है किसके बारे में। देखो मैंने पिछले टेस्ट में आपको सारी जो पपेट्री हैं वो करवा दी हैं, ठीक है, याद रखना मैंने आपको सारी पपेट्री करवा दी हैं। अब आपको वो ध्यान रखनी होगी कि वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी, क्योंकि कुंडई जो है वो कहाँ की पपेट्री है, ये वेस्ट बंगाल की पपेट्री नहीं है, ये उड़ीसा की पपेट्री है, ठीक है। ये कहाँ की पपेट्री है, उड़ीसा की पपेट्री है। इसमें जो पपेट्स हैं वो लाइट वुड और इनकी लेग्स नहीं होती है, बिल्कुल सही है, इसमें बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं। और ये कौन सी पपेट्री है, स्ट्रिंग पपेट्री है। कौन सी है ये, स्ट्रिंग वाली पपेट्री है, ठीक है। इनको आर्टिकुलेट करना, मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होती है ये, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 54 है उसका आंसर है हमारा बी, पपेट्री जो है मैं पहले करवा चुकी हूँ। ये आपको अब जाके देखना होगा कि क्या था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा लास्ट बार। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। हमें बताना है कि आईएएस ऑफिसर के रेजिग्नेशन के बारे में बताना है, ठीक है। आईएएस ऑफिसर के रेजिग्नेशन के बारे में देखो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एन ऑफिसर सर्विंग इन अ स्टेट कार्डर मस्ट सबमिट हिज और हर रेजिग्नेशन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। बोल रहे हैं कि कोई भी अगर आईएएस ऑफिसर किसी स्टेट कार्डर में काम कर रहा है तो उसको अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको देना होगा, गवर्नर को देना होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अगर कोई भी ऑफिसर किसी स्टेट कार्डर में सर्व कर रहा है तो उसको जो अपना रेजिग्नेशन है वो देना होगा चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, ना कि गवर्नर को। किसको देना होगा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को उसको अपना रेजिग्नेशन देना होगा, ना कि गवर्नर को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, द रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एक्सेप्टिंग द गवर्नमेंट वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। बिल्कुल वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेने से रेजिग्नेशन तो बिल्कुल डिफरेंट ही है, ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट बोला कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मे परमिट एन ऑफिसर टू विड्रॉ हिज और हर रेजिग्नेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में भी कोई ऑफिसर जो है वो रिजाइन कर सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी परमिट करती है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर रिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। और याद रखना अगर आप स्टेट में कर रहे हो तो आप चीफ सेक्रेटरी को दोगे, अगर आप सेंट्रल डिपुटेशन पे हो, अगर कोई आईएएस ऑफिसर सेंट्रल डिपुटेशन पे है तो वो किसको रिजाइन करेगा, सेक्रेटरी, जिस भी पर्टिकुलर कंसर्न मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होगा उसको वो देगा, ठीक है, रेजिग्नेशन। तो हमारा जो ये क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 55 ही हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 56 पे। गुप्ता पेड़ के बारे में बात चल रही है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द गुप्ता पेड़ सो द राइज ऑफ भगवतिज्म सेंटर्ड ऑन द वर्शिप ऑफ विष्णु एंड हिज इनकारनेशन। जो बोल रहे हैं जो गुप्ताज थे वो काफ़ी ज़्यादा वो थे क्या,
भगवतिज्म पे उस टाइम पे गुप्ताज के टाइम पे भगवतिज्म का राइज हुआ, जिसमें मेन जो सेंटर पे थे विष्णु जी थे और उनके इनकारनेशंस थे। सेकेंड है द गुप्ता रूलर्स वर स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म एंड प्रोसिक्यूटेड बुद्धिस्ट फॉलोअर्स इन लार्ज नंबर। देखो आपको एक चीज़ पता होगी, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। यस उन्होंने हिंदुइज्म फॉलो, हो सकता है कि वो स्ट्रिक्ट फॉलोअर हो हिंदुइज्म के, लेकिन वो प्रोसिक्यूट उन्होंने नहीं किया होगा बुद्धिस्ट फॉलोअर्स को, ठीक है। प्रोसिक्यूशन का ऐसा कुछ नहीं है कि गुप्तास के टाइम पे बुद्धिस्ट फॉलोअर्स का प्रोसिक्यूशन होता था, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। टॉलरेंट गुप्ता रूलर थे जो वो काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट रूलर थे, उन्होंने किसी भी धर्म के अलग लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं किया। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी। अब सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से आप आंसर देखो, अगर आपकी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है ना तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये होते हैं कुछ, क्या होते हैं उसको क्या बोलते हैं, भूल गई हूँ यार मैं, मतलब एक स्टेटमेंट आप काट दोगे तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आपको 3 स्टेटमेंट में से एक भी अगर आपने अच्छे से मतलब काट दी ना तो लगभग आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन यूपीएससी बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ओनली 1 पेयर करेक्ट, 2 पेयर करेक्ट, 3 पेयर करेक्ट, आजकल तो अलग ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जो क्वेश्चन है उनको आप कर सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट होंगे, इसका मतलब यस विष्णु के इनकारनेशंस की ज़्यादा उस टाइम पे चल रहा था। एंड ड्यू टू द राइज ऑफ तंत्रिज्म वर्शिप ऑफ फीमेल डिटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। ये भी बिल्कुल सही है कि तंत्रिज्म के कारण जो फीमेल डिटीज हैं हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में, उनका भी काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ, ये स्टेटमेंट भी सही है। और गुप्ताज का टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है, 320 से 467 एडी तक माना जाता है, ठीक है। 320 से 467 एडी तक गुप्ताज का टाइम पीरियड माना जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 56। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 57 पे। हमें बताना है मौर्यंस के बारे में, मौर्यंस गुप्ताज, ठीक है। देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल एशियन पावर ओवर इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें बतानी क्या चीज़ सही नहीं थी, ठीक है, गलत बतानी है, कोई एक स्टेटमेंट इसमें से गलत होगी वही हमें बतानी है। हाँ ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखना, लास्ट की स्टेटमेंट पढ़ो कि सात्राप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज स्टार्टेड बाय कुशान्स। एक चीज़ ध्यान रखना, जो सात्रा सिस्टम था वो साकाज का था। किसका था, एस से याद रखो, सात्राप सिस्टम जो था ना वो साकाज का था। कुशान्स ने तो इनसे वो लिया था, क्या बोलते हैं उनको, इनसे अडप्ट किया था, ठीक है। पहले शाकाज आए, उसके बाद कुशान्स आए, तो सात्राप जो सिस्टम था वो शाकाज का था, कुषाण ने तो उनसे अडप्ट किया था। तो ये स्टेटमेंट ही हमारी रॉन्ग होगी, तो इसका आंसर हमारा यही हो गया, ठीक है। याद रखना, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना कि सात्राप सिस्टम किसका था, शाकाज का था, ठीक है। सात्राप का मतलब जो किंगडम था वो बहुत सारे सात्राप्स में डिवाइडेड था, ठीक है, और हर एक के ऊपर एक सात्राप बैठता था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, सात्राप्स में इनका किंगडम डिवाइडेड था, ठीक है। और यहाँ पे क्या थी, सेंट्रलाइजेशन कम थी। सात्राप का मतलब थोड़ा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन कम थी, ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये इसका मतलब ये और सारी चीज़ें ठीक है। साक्याज एंड कुशान्स इंट्रोड्यूस बेटर कैवलरी देन मौर्यन पीरियड, यस ऐसा हो सकता है। सेकंड है, दे इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन द वाइड स्केल्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिल्कुल कुशान्स तो उसके लिए जाने ही जाते हैं। सी है, एमरजेंस ऑफ महायान बुद्धिज्म एंड आइडियल वर्शिप ऑफ बुद्ध स्टार्टेड ड्यूरिंग पीरियड। महायान बुद्धिज्म का जो एमरजेंस है वो भी इसी टाइम पे हुआ है, ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। और अगर आप बात करो ना कहाँ पे, पोस्ट मौर्यन पीरियड की, देखो पोस्ट मौर्यन पीरियड्स में काफ़ी सारे रूलर्स आते हैं। जैसे कि पोस्ट मौर्यंस में सबसे पहले तो आएंगे शुंगा, आपने सुनी होगी शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद आए हमारे सतवाहनास, ठीक है, उसके बाद आए हमारे सतवाहनास के बाद कुछ नॉर्थ वेस्ट से फॉरेन इन्वेजन्स हो गए, नॉर्थ वेस्ट से फॉरेन इन्वेजन हुए, उनमें आए जैसे बैक्टीरियंस, ठीक है, बैक्टीरियंस। उसके बाद आए हमारे शाकाज, ठीक है। अब शाकाज में भी 2 टाइप के थे, ठीक है, शाकाज में भी 2 टाइप के रूलर थे। 2 टाइप के रूलर कैसे थे, कुछ ऐसे थे जो नॉर्थ में रूल कर रहे थे, जैसे तक्षशिला के आसपास जो रूल कर रहे थे उसको बोलते थे नॉर्दर्न सात्राप, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सात्राप बोलते थे, जो तक्षशिला के अराउंड जो रूल कर रहे थे,
ठीक है। एक थे हमारे कौन से, वेस्टर्न सात्राप, जो वेस्टर्न साइड में जो रूल कर रहे थे, इनका मेन वो क्या था, मतलब महाराष्ट्र के अराउंड जो रूल कर रहे थे उसको बोल रहे थे वेस्टर्न सात्राप। तो शाकाज में भी 2 टाइप के रूलर थे जो अलग अलग मतलब जगह रूल कर रहे थे। तो जो नॉर्दर्न में जो तक्षशिला के आसपास जो रूल कर रहे थे उनको बाद में किसने ओवरथ्रोन कर दिया था, उनको प्रतिहारंस, आपने नाम सुना होगा, सॉरी प्रतिहारंस बोलिए, पार्थियंस, ठीक है, पार्थियंस ने उनको मतलब बाद में ओवरथ्रो कर दिया था, ठीक है। और मेनली जो शाकाज थे टोटल, उनको किसने रिप्लेस किया था, शाकाज को उसके बाद रिप्लेस किया था किसने, कुशाण्स ने। किसने रिप्लेस किया था, कुशाण्स ने किया था। और कुशाण कौन सी ट्राइब से थे, यूची ट्राइब से। कौन से ट्राइब से थे कुशाण, यूची ट्राइब, आपने नाम सुना होगा यूची ट्राइब, ठीक है। तो यूची ट्राइब की कौन सी डायनेस्टी थी, कुशाण थे, यूची ट्राइब से थे, ठीक है। इसके अलावा अभी तो शाकाज के बारे में ही चल रहा है ना मेन। तो देख, सात्राप सिस्टम था वहाँ पे, सेंट्रलाइज सिस्टम था। 2 टाइप के थे, एक नॉर्दर्न में जो रूल करते थे तक्षशिला के अराउंड, उनको रिप्लेस कर दिया पार्थियंस ने, और एक वेस्टर्न थे, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना, जो शाकाज का जो फाउंडर थे ना, उनको बोला जाता है, उनका नाम था MAUES, माउस, मूस, जो भी आप इसको बोलो, इनका नाम था मोस, ठीक है, मोसीज, ठीक है, ऐसे ही मान कुछ भी नाम इसको, इनका फाउंडर थे ये, ठीक है। इनको सक्सीड किया था अजीज वन ने। किसने, अजीज वन ने इनको इनके सन भी थे, सक्सेसर भी थे अजीज वन, ठीक है। इनको जो है ना, अजीज वन को विक्रम एरा का फाउंडर माना जाता है। अजीज वन को क्या माना जाता है, फाउंडर ऑफ विक्रम एरा, ऐसा माना जाता है कि ये विक्रम एरा के फाउंडर थे। तो ये जो अजीज वन है ये किसके रूलर थे, याद रखना, ये शाकाज के रूलर थे। इनको शाकाज को फाउंड किसने किया था, फाउंड किया था माउज ने, ठीक है। तो ये माउज क्या थे, फाउंडर थे शाका डायनेस्टी के, और अजीज वन इनके सक्सेसर थे, इनके सन थे। ऐसा माना जाता है कि ये विक्रम एरा के भी फाउंडर थे। यहाँ पे सात्राप सिस्टम था, ठीक है। ये मोटा मोटा मैंने बताया कि क्या क्या हुआ था। पोस्ट मोरियन डायनेस्टी की बात चलिए। पोस्ट मोरियन में पहले सुंगा है, उसके बाद सतवानाज आए, फिर नॉर्थ वेस्ट से कुछ फॉरेन इन्वेजन हो गए, फिर बैक्टीरियंस आए, उधर से शाकाज आए, उसके बाद आए कुशाण्स, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने शाकाज के बारे में जितनी चीज़ें थी वो बता दी हैं। अब शाकाज के बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है। मोटा मोटा मैंने यहाँ पे शाकाज के बारे में बताया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। हमें बताना है सारनाथ लोयन कैपिटल के बारे में। किसके बारे में, सारनाथ लोयन कैपिटल के बारे में। बोल रहे हैं कि सारनाथ लोयन कैपिटल के कौन कौन से कंपोनेंट है। देखो, धर्मचक्र है, बिल्कुल है। लोटस बेल बेस है, बिल्कुल। शेफ्ट है, बिल्कुल। और ड्रम है, बिल्कुल। 4 एनिमल जिसपे क्लॉकवाइज में प्रोसीड कर रहे हैं, चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। ये देख लो भाई, अगर किसी ने नहीं देखे सारनाथ कैपिटल, लोयन कैपिटल, तो ये है, ये एनिमल्स हैं, ये लोटस के ऊपर ये एक बैल सा रखा हुआ है, और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक धर्मचक्र है, और ये एनिमल्स हैं जो क्लॉकवाइज में ऐसे लग रहे हैं कि चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये है हमारी सारनाथ की लोयन कैपिटल, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 58 है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। हमें बताना है कि Which of the following features of later religious traditions of ancient India can be traced back to Indus Valley civilization। बोल रहे हैं कि जो हमारे एंशियंट इंडिया में लेटर रिलीजियस ट्रेडिशंस थी वो इंडस वैली में कौन कौन सी थी, मतलब कौन सी इंडस वैली से आई है। आपको ऐसा लग रहा है कि कौन सी जो है वो इंडस वैली में भी थी जो वहाँ पे आई है, ठीक है। तो देख लेते हैं। इमेज वर्शिप, देखो इंडस वैली में क्या इमेज वर्शिप थी, बिल्कुल वहाँ पे आपको मिलती है पाशुपति सील मिलती है, ठीक है, पाशुपति सील मिलती है, और उसके अलावा मदर गोडेस मिलती है। तो इससे हमें पता लगता है कि यस इमेज वर्शिप वहाँ पे होती थी। वर्शिपिंग एट टेम्पल, क्या टाइम, देखो ऐसा कोई नहीं, वहाँ पे कोई टेम्पल वेम्पल नहीं मिलता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली नेचर को वर्शिप करते थे, और टेम्पल में वर्शिप की मेनली वहाँ पे कोई वैसे नहीं मिलती है। फिर ट्री वर्शिप, यस नेचर को वर्शिप करते थे। रिचुअल बाथिंग, बिल्कुल, इसलिए ग्रेट बाथ भी मिला है जहाँ पे चारों रूम्स हैं और वहाँ पे नीचे ग्रेट बाथ है, तो रिचुअल बाथिंग भी होती थी। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऐसा माना जाता है कि ये इंडस वैली से आए हैं और ये नहीं आए हैं, ठीक है। और ट्री कौन सा है, ट्री किसकी पूजा करते थे, वहाँ पे पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, ठीक है। और ग्रेट बाथ आपको पता है कहाँ पे मिला है, मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो में मिला है, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो कौन सी रिवर के ऊपर है, इंडस रिवर के ऊपर है, मतलब बैंक पे लोकेटेड है ये। तो क्वेश्चन नंबर 59 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे।
हमें बताना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले है इट वाज क्रिएटेड अंडर रोम स्टैट्यूट, ये रोम स्टैट्यूट के अंदर बना था, बिल्कुल रोम स्टैट्यूट के अंदर बना था। इसके हेडक्वार्टर हैग में है, बिल्कुल इसके हेडक्वार्टर हैग में है, और बोल रहे हैं कि रशिया इसका मेंबर है, ठीक है। तो याद रखना ये रशिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, रशिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, याद रखना। और कौन इसका मेंबर नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ इसके मेंबर नहीं है, जैसे यूएसए भी इसका मेंबर नहीं है, चाइना भी इसका मेंबर नहीं है, यूक्रेन भी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, इंडोनेशिया भी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, याद रखना ये सारी कंट्री इसके मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये बोल रखा है कि रशिया इज मेंबर नहीं, रशिया भी इसका मेंबर नहीं है। तो थर्ड रॉन्ग हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। और इंडिया ने भी ना तो इसको साइन किया है ना ही रेटिफाई किया है, तो इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है, ना इसको साइन किया ना रेटिफाई किया, ना इंडोनेशिया ना यूएसए ना चाइना ना यूक्रेन, ठीक है। कब बनी थी ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, बनी थी 2002 में। कब बनी थी, 2002 में, लेकिन ये कोई यूएन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, याद रखना, ठीक है, कोई यूएन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और इसके जो डिसीजंस होते हैं आईसीसी के, याद रखना, वो क्या होते हैं, फाइनल होते हैं। अगर इन्होंने डिसीजन दे दिया तो वो बाइंडिंग भी होते हैं, वो आपको मानने ही पड़ेंगे, और आप इसमें अपील नहीं कर सकते किसी के बाद, ठीक है। यहाँ आपके डिसीजंस के बाद जो है वो अपील नहीं हो सकती है। ये भी बात बड़े ही अच्छे से ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर कोई केस हो गया तो यहाँ पे फिर आप अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो आईसीसी है इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी हैं, इंग्लिश हो गई, एक तो फ्रेंच, ठीक है, चाइनीज़, रशियन, स्पेनिश, अरेबिक, ठीक है, ये इसकी वो है कौन सी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन और क्या है, स्पेनिश एंड अरेबिक, ठीक है, ये है। और मेन वर्किंग लैंग्वेजेस है इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है, 2 ये मेन वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। और आईसीसी जो है उसके 4 मेन काम हैं, ठीक है, 4 मेन काम है। सबसे पहले तो जो क्राइम अगर है, मतलब क्राइम मान ले कोई जिनोसाइड हुआ है, उसके अगेंस्ट ये डिसीजन दे सकती है, ठीक है। अगर कोई ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई काम हुआ है तो उसके अगेंस्ट ये डिसीजन दे सकती है। उसके अलावा वॉर क्राइम्स अगर कोई हुए हैं तो वॉर के टाइम पे जो क्राइम्स होते हैं अगर वो हो रहे हैं तो भी ये उसमें रूल कर सकती है। और क्राइम्स ऑफ कोई एग्रेशन है, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, तो उसमें भी ये रूल कर सकती है, कौन, आईसीसी, ठीक है। और ये कंट्री उसको तो कर ही सकती है, साथ में ये इंडिविजुअल को भी प्रोसिक्यूट कर सकती है, किसको, इंडिविजुअल्स को भी प्रोसिक्यूट कर सकती है, कौन, आईसीसी, ठीक है। एक आपने सुना होगा दूसरा नाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये क्या है, ये यूएन का पार्ट है, ठीक है, याद रखना ये यूएन का पार्ट है और ये यूएन का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये यूएन का पार्ट है आईसीजे। और ये मेनली 2 स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजोल्व करती है, 2 स्टेट्स के बीच में, ठीक है। इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, याद रखना, इसके भी हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में ही है। और ये कब बनी थी, बहुत पहले बन गई थी, 1946 में ये बन गई थी, ठीक है। तो ये आईसीसी काफ़ी बाद में बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारा आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। हमें बताना है ज़मीन बोस एंड चहार तस्लीम ये क्या है, ठीक है। ज़मीन बोस और चहार तस्लीम अगर आपको पता है तो ये आपको पता चलेगा, तो ये क्या है, रूलर्स के सैल्यूटेशंस होते थे, ठीक है। तो सैल्यूटेशंस होते थे रूलर के लिए, तो यही है, ठीक है। ये आपको दिख रही होगी शायद, ये होती है चहार तस्लीम, ठीक है, ये होती है चहार तस्लीम। इज अ मोड ऑफ सैल्यूटेशन विच बिगिंस विद प्लेसिंग द बैक ऑफ द राइट हैंड ऑन द ग्राउंड एंड रेजिंग इट जेंटली टिल द पर्सन स्टैंड्स इरेक्ट व्हेन ही पुट्स द पाम ऑफ हिज हैंड अपॉन द क्राउन ऑफ हिज हेड। इट इज डन 4 टाइम्स, ठीक है। तस्लीम लिटरली मीन्स सबमिशन, ठीक है। तो ये होती है चहार तस्लीम। ये जो ना इसको सर्च कर लेना इंटरनेट पे, ठीक है, उसके बाद इसको देखना, ठीक है, कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। मैं इसको कहीं सर्च नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, और मैं सर्च कर रही हूँ तो आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, तो आप एक बार इसको अच्छे से सर्च कर लेना क्या होते हैं, तो आपको याद रहेंगे। ज़मीन बोस, चहर तस्लीम, या फिर कॉर्निश, हाँ कॉर्निश तो इसमें लिख के रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 61 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। हमें बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्ट्स के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। हमें बताना है कि इसके आर्ट्स के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है।
बोल रहे हैं ब्रोंज कास्टिंग्स वॉज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय हड़प्पन। जो ब्रोंज कास्टिंग थी वो जो हड़प्पन्स थे वो यूज़ करते थे, यस वो यूज़ करते थे। एवरी हड़प्पन सील वॉज इनग्रेव्ड इन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक है। बोल रहे हैं कि हर एक जो वो थी, क्या थी, जो हर एक हड़प्पन सील थी वो किस में वो थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में इनक्रिप्टेड थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यस हर एक जो हड़प्पन सील थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में ही इनग्रेव्ड थी, हर एक सील के ऊपर कुछ न कुछ बना हुआ था। थर्ड बोल रहे हैं कि पॉलीक्रोम पोट्री एंड इंसाइज्ड वेयर आर फाउंड इन अबंडेंस इन एज मैनी शेप्स एंड साइज एज कुड बी कंसीव्ड ऑफ फॉर डेली प्रैक्टिकल यूज, ठीक है। याद रखना पॉलीक्रोमिक पोट्री और जो इंसाइज्ड वेयर थे ये बहुत ही रेयर मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। क्या मिलते हैं, बहुत ही रेयर मिलते हैं, ये इतने ज़्यादा अबंडेंस में नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जो पोट्री है वो प्लेन पोट्री बहुत ज़्यादा कॉमन है, यहाँ पे एक प्लेन पोट्री बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसमें भी आपने सुना होगा ब्लैक पेंटेड वेयर, ठीक है। ब्लैक पेंटेड वेयर वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ना कि पॉलीक्रोम पोट्री, वहाँ पे उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, और हमें बतानी है कौन सी, रॉन्ग ही स्टेटमेंट बतानी है, नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारी कौन सी है, थर्ड ही है। फर्स्ट एंड सेकेंड तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो थर्ड हमारी रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो गया, सी। अब आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 हमें क्या बोलता है, कराईकाल अम्मैयार ए वुमेन डिवोटी ऑफ अर्ली भक्ति ट्रेडिशन, इसके बारे में हमें कुछ बताना है, ये कौन थी, क्या थी, ठीक है। तो याद रखना ये विष्णु की डिवोटी नहीं थी, ये शिव जी की डिवोटी थी। किसकी थी, ये शिव जी की डिवोटी थी। और शी अडोप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एक्सकेटिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल, यस इन्होंने अपने गोल को प्राप्त करने के लिए एक्सट्रीम एक्सकेटिज्म की उसको फॉलो किया था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ये शिवा की डिवोटी थी, और वन ऑफ द 63 नयनार्स में इनका नाम आता है, ठीक है। शिवा के डिवोटीज को क्या बोला जाता है, नयनार। 63 नयनार्स में से ये एक मानी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। नॉर्दर्न ब्लैक पोलिश्ड वेयर फेज इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सो द इमरजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जब ये आया तो उस टाइम पे क्या आया, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पोलिश्ड वेयर जब आया तो क्या क्या आया, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पंच्ड मार्क कॉइन्स ऑफ सिल्वर, यस ये ट्रेड में थे। सेकंड बोले अर्बन सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, तो याद रखना जब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आया उस टाइम पे सेकंड टाइम अर्बन सेंटर्स डेवलप होने लगे थे। फर्स्ट टाइम पहले हो चुके थे उसमें हड़प्पन में, ठीक है। तो सेकंड टाइम हुए थे, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ठीक है। और थर्ड है गिल्ड सिस्टम लीडिंग टू क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, यस गिल्ड सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलप हुआ था। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी, क्योंकि हमसे पूछा करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसके टाइम पे क्या था, यही था, ठीक है, याद रखना। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जो आर्टिस्ट थे या जो मर्चेंट्स थे वो गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज होते थे, और उन गिल्ड्स में जो ऑर्गेनाइज होते थे उनको और भी नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं निगमा, ठीक है। ये क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन होती थी स्पेशलाइज्ड आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ जो करते थे उनकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 आंसर हो गया हमारा बी। आ जाते हैं 65 पे। हमें बताना है मिशन वात्सल्य के बारे में। किसके बारे में, मिशन वात्सल्य के बारे में। तो यार ये किसके लिए है, तो याद रखना हर बच्चे को हैप्पी और हेल्दी चाइल्डहुड सिक्योर करने के लिए मिशन वात्सल्य चलाया गया था, ठीक है। याद रखना मिशन वात्सल्य 2021-22 में चलाया गया है, और हर बच्चे को वो प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इसमें मेनली क्या है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें काफ़ी ज़्यादा सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर, इमरजेंसी आउटरीच, ट्रेनिंग, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप की जाएंगी इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, और ठीक है, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। मेनली सेंटर ने 3 स्कीम चलाई थी। एक आपने सुना होगा मिशन पोषण, ठीक है, एक आपने सुना होगा मिशन पोषण, एक नाम सुना होगा मिशन शक्ति, और एक नाम सुना होगा मिशन वात्सल्य। तो वात्सल्य चिल्ड्रन के लिए है, ठीक है। बता दिया मैंने आपको किस किस के लिए है, तो बस यही है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 65 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे।
हमें बताना है किसकी फिलोसफी के बारे में, सांख्य फिलोसफी के बारे में, कि सांख्य फिलोसफी क्या मानती है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू इट ए पर्सन कैन अटेन साल्वेशन थ्रू द एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज, कि रियल नॉलेज जब उसको मिल जाएगी तो पर्सन जो है वो साल्वेशन या फिर जो या जिसको बोल सकते हैं मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे कि दी वर्ल्ड ओव्स इट्स क्रिएशन एंड इवोल्यूशन मोर टू द नेचर और प्रकृति देन टू गॉड। बिल्कुल ये सांख्य फिलोसफी वाले मानते हैं कि पुरुष एंड प्रकृति के कारण ही जो वर्ल्ड है ये क्रिएट हुआ है, ना कि गॉड के कारण। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारी। और थर्ड है इन द बिगिनिंग द सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज मटेरियलिस्टिक। यस, तभी तो वो बोलते हैं कि ओनली मैटर इज रियल, स्पिरिचुअल वो बाद में जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है पुरुष है उन्होंने बाद में ऐड किया है। पहले तो वो केवल और केवल जो प्रकृति है उसी को मान रहे थे कि इट इज़ द ओनली कॉज ऑफ क्रिएशन। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये ओल्डेस्ट स्कूल माना जाता है सांख्य स्कूल। और इसके फाउंडर कौन थे? कपिला। कौन थे इसके फाउंडर? कपिल मुनि। कपिल आपने नाम सुना होगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 67 पे। हमें सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA के बारे में बताना है। सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन्स के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले दिस वैक्सीन प्रोमिस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मिक डीएनए विद इनहेंस्ड इम्यूनोजेनेसिटी एंड सेफ्टी। बिल्कुल ये सही है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं जो mRNA वैक्सीन्स होती हैं। और सेकंड है द बेसिक एडवांटेज इज दैट इट रिक्वायर्स ए स्मॉलर डोज देन ट्रेडिशनल आरएनए वैक्सीन। बिल्कुल उसको स्मॉल डोज भी चाहिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। आंसर क्या है? सी। साइंटिफिक क्वेश्चन है, आंसर इसका सी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। ठीक है, डांसेस और किस रीजन में वो किया जाता है? लावनी बहुत फेमस है, आपने सुना होगा लावनी। अभी भी कहीं भी कोई फंक्शन होता है लावनी होता है तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ना कि वेस्ट बंगाल का है। तो ठीक है, गिद्दा कहाँ का है? सबको पता है पंजाब का है। भवई, ये आपको कम पता होगा, भवई जो है वो गुजरात का ही है। ठीक है, ये भवई कहाँ का है? गुजरात का ही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी। ठीक है, भवई गुजरात का। आपने एक आधा नाम और सुना होगा, जैसे जत्रा का नाम सुना है? जत्रा ये जो बंगाली डांस है, ये जत्रा बंगाली डांस है। यक्षगान सुना होगा? यक्षगान, यक्षगान ये कहाँ का है? ये कर्नाटका का डांस आपने सुना होगा। इसके अलावा थय्यम, थय्यम नाम सुना होगा। ये थय्यम कहाँ का है? ये केरला का डांस है। कहाँ का है? केरला का। ये फोक डांसेस हैं। ठीक है, नौटंकी आपने सुना होगा। नौटंकी, नौटंकी कहाँ पे होती है? नौटंकी होती है कहाँ पे? यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ पे। ठीक है, तो नौटंकी, थय्यम, यक्षगान, जात्रा और ये जो है लावनी कहाँ पे? महाराष्ट्र में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 69 पे। ऋग वैदिक पीरियड के बारे में बात करने। किसके बारे में? ऋग वैदिक पीरियड के बारे में। फर्स्ट है दी कैटल रियरिंग वॉज द डोमिनेंट ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी। जो कैटल रियरिंग थी वो डोमिनेंट ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी थी ऋग वैदिक टाइम पे। ठीक है, तो आप एक चीज़ हमेशा के लिए ध्यान रखना, क्या? कि यस, कैटल रियरिंग उस टाइम पे डोमिनेंट ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी थी। ठीक है, सेकंड है यजुर्वेद संहिता वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो यजुर्वेद संहिता है वो पोस्ट ऋग्वेदिक टाइम्स में प्रिपेयर की गई थी। ठीक है, किस में प्रिपेयर की गई थी? पोस्ट ऋग्वैदिक टाइम में, ना कि ऋग्वैदिक टाइम में। ठीक है, जो यजुर्वेद संहिता है और जो अथर्ववेद संहिता है, यजुर और अथर्ववेद की जो संहिता है वो दोनों ही पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में कंपाइल की गई थी, ना कि इसके टाइम पे। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो गई रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? डायरेक्ट यही आ गया। थर्ड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ड्यूरिंग द पीरियड वाज इंद्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गॉड थे उस टाइम पे वो इंद्र थे। ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। यस, उस टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो थे वो क्या थे? इंद्र थे। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड है कितने से कितने के बीच में? 1500 से लेके 1000 BC के बीच में जो पीरियड माना जाता है वो माना जाता है ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, मोस्टली अराउंड इंडस रिवर एंड सरस्वती रिवर के अराउंड ये बसा हुआ था। यहाँ की पॉलिटिकल देखो, यहाँ पे अलग अलग लाइफ, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। ठीक है, सबसे पहले देखो हम ऋग्वैदिक जो पीरियड है ना उसकी ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड की सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ वहाँ की कैसी थी ऋग्वैदिक टाइम की? देखो वहाँ की जो पॉलिटिकल लाइफ थी वहाँ थी, मान लो ऐसे है,
अगर हम कोई ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे नीचे उसमें आती थी फैमिली, ठीक है। वहाँ पे सबसे नीचे क्या आती थी, बेसिक यूनिट होती थी फैमिली, जिसको कुल भी बोलते थे, कुल, ठीक है, कुल भी बोलते थे, ठीक है। तो फैमिली होती थी। उसके ऊपर क्या होता था, ग्राम, उसको मिला के क्या बनता था, ग्राम। उसके ऊपर क्या होता था, ग्राम मतलब गांव, ठीक है, गांव, समझ रहे हो, गांव, ग्रामीणी। इसके ऊपर मतलब जो हेड कौन करते थे, ग्रामीणी, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता था, मतलब एक ग्रुप ऑफ विलेजेस होता था। ग्रुप ऑफ विलेजेस को यहाँ पे बोलते थे विशु। क्या बोलते थे, ग्रुप ऑफ विलेजेस को विशु बोलते थे। और इनके ऊपर जो हेड करता था उसको बोलते थे विश्यापति। उसको क्या बोलते थे, विश्यापति, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। उसके ऊपर क्या होते थे, विशु क्या होते थे, ऋग्वैदिक टाइम में ग्रुप ऑफ विलेजेस को बोलते थे। ये ग्रुप ऑफ विलेजेस थे, ठीक है। और ग्रामा आपको पता चल गया, विलेजेस होते थे, ठीक है। उसके विशु के ऊपर क्या होते थे, उसको बोलते थे जना और ट्राइब। क्या बोलते थे उसको, जना या फिर ट्राइब, ठीक है। उसको क्या बोलते थे, जना या ट्राइब, ठीक है। जैसे कि काफ़ी सारी ट्राइब्स होती थी वहाँ पे, जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा, यादूज, पुरुष, मत्स्याज, ठीक है, ये आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी ट्राइब होती थी। उसके ऊपर होता था क्या, किंगडम। उसके ऊपर क्या होता था, किंगडम। क्या होता था, किंगडम। किंगडम को रूल कौन करता था, राजा। किंगडम को रूल कौन करता था, राजा रूल करता था, ठीक है। ये समझ में आ गया। राजा मतलब यहाँ पे ऋग्वैदिक टाइम पे कौन सा सिस्टम था, मोनार्की था। पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा था, मोनार्की वाला सिस्टम था। किंग रूल करता था, या उसको राजा या राजन भी बोलते थे, ठीक है। हेरिडिटरी सक्सेशन था, याद रखना। मतलब अगर किसी का पिता राजा है तो उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। हेरिडिटरी सक्सेशन था। और यहाँ पे एक पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, किसकी, प्रिस्ट की। प्रिस्ट की पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, प्रिस्ट होता था यहाँ पे, ठीक है। एक और याद रखना, यहाँ पे एक कमांडर भी होता था, ठीक है। कमांडर जिसको बोलते थे सेनानी, ठीक है, जो मेनली उसको कंट्रोल करने के लिए होता था फोर्स को, तो उसको क्या बोलते थे, सेनानी, सेनानी, ठीक है, सेनानी उसको बोलते थे, ठीक है। एक होती थी दो सभाएं बिठाई जाती थी यहाँ पे। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे दो चीजें होती थी, एक होती थी सभा, एक होती थी समिति, ठीक है। एक होती थी सभा, एक होती थी समिति। जो सभा होती थी उसको बोलते थे काउंसिल ऑफ एल्डर्स। सभा को क्या बोलते थे, काउंसिल ऑफ एल्डर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। काउंसिल ऑफ एल्डर्स बोलते थे। जो सभा होती थी उसको काउंसिल ऑफ एल्डर्स बोलते थे। जो समिति होती थी उसको बोलते थे असेंबली ऑफ एंटायर पीपल, जिसमें सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। ये क्या होती थी, असेंबली ऑफ एंटायर पीपल, मतलब यह सारे लोग, ठीक है, जहाँ पे सब छोटे बड़े सब आते हैं, उसको बोलते थे समिति। और जो सभा होती थी वो मतलब बड़े लोगों की सभा होती थी, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आ गया कि वहाँ का कैसा सिस्टम था। फैमिली होती थी, फिर ग्राम होता था, फिर विशु होता था, फिर जना होता था, फिर किंगडम होता था, और दो टाइप की ये बैठती थी, प्रीस्ट और सेनानी, ये सब होते थे। ये था ऋग्वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद अगर हम आए सोशल सिस्टम पे, सोशल में क्या होता था, सोसाइटी किस टाइप की थी, सोसाइटी में कैसी थी, कैसी होगी, पैट्रियार्कल सोसाइटी होगी, वहाँ से ही चल रही है, बिल्कुल पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलते, ग्रहपति, ठीक है। फैमिली में क्या होता था, ग्रहपति, ग्रहपति। ओ गॉड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि क्या होता था, ग्रहपति इसको बोलते थे, ठीक है। कहाँ थी मैं, मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा है, ठीक है। सोशल लाइफ में क्या होता था, पैट्रियार्की थी वहाँ पे, ठीक है। चल क्यों नहीं रहा है पेन, हो क्या रहा है ये, 1 सेकेंड, क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती थी, पैट्रियार्की होती थी। इसके बाद अगर बात करें, यहाँ पे क्या होती थी, मोनोगेमी होती थी। मोनोगेमी मतलब मतलब एक जेंट मतलब एक मेल एक ही फीमेल से शादी करेगा, ठीक है। मोनोगेमी होती थी लोकल लेवल पे। लेकिन जो राजा महाराजा थे वो पोलीगेमी भी करते थे, एक राजा कई शादियां भी कर लेता था, ठीक है। नोबल या रॉयल फैमिलीज में ऐसा होता था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और विमेन का क्या हाल था यहाँ पे, विमेन जो थी मेनली हाउस होल्ड एक्टिविटी ही करती थी, मेनली हाउस के ही काम करती थी, ठीक है। और लेकिन स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में उनकी जो कंडीशन थी वो इक्वल ही थी, ठीक है। स्पिरिचुअली वो एंड इंटेलेक्चुअली जो थी वो सेम ही अटेन कर सकती थी जैसे मेन में होता था, ठीक है। इसीलिए उस टाइम की काफ़ी ज़्यादा जो विमेन पोइट्स हैं उनके बारे में हम देख सकते हैं, ठीक है। उस टाइम की कुछ फेमस विमेन पोइट कौन कौन सी थी, जैसे आपने नाम सुना होगा अपाला, ठीक है, एक थी विश्वरा, ठीक है, एक थी घोषा, एक थी लोपा मुद्रा, आपने नाम सुना होंगे उनके इनके, ठीक है। ये नाम हमेशा याद रहनी चाहिए, कहीं पे भी आप इनको कोट कर सकते हो कि ऋग्वैदिक टाइम में थी, लेकिन बाद में इतनी कंडीशन खराब हुई कि बहुत टाइम तक कहीं हम देख ही नहीं पाए, ठीक है। इसके अलावा क्या विमेन असेंबलीज अटेंड कर सकती थी, यस, विमेन असेंबलीज भी अटेंड कर सकती थी। चाइल्ड मैरिज होती थी, मतलब ज़्यादा कोई इसमें साइन नहीं मिलते कि चाइल्ड मैरिज कोई होती थी नहीं होती थी। सती थी नहीं, सती का भी मतलब कोई एविडेंस ज़्यादा नहीं मिलते हैं। काऊ को एज ए सेक्रेड एनिमल माना जाता था। सोशल डिविजन्स थे, उतने ज़्यादा रिजिड नहीं थे, सोशल डिवीजन थे लेकिन उतने ज़्यादा रिजिड नहीं थे, याद रखना, ठीक है। ये होगी सोशल लाइफ। अब इकोनॉमी कैसी थी इनकी, क्या काम करते थे वैसा क्या था, तो याद रखना मेनली कैटल रियरिंग इनका काम था, यही था ना क्वेश्चन में, कैटल रियरिंग मेनली इनका काम था। और वेल्थ किसके हिसाब से कैलकुलेट की जाती थी, जिसके पास जितने ज़्यादा कैटल्स उतनी ज़्यादा वेल्थ, ऐसे कैलकुलेट की जाती थी। और अदर ऑक्यूपेशंस भी होते थे जैसे कि ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये सारे सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस होते थे, लेकिन मेन था कैटल रियरिंग, ठीक है। अगर हम बात करें अब ऋग्वैदिक पीरियड में रिलीजन की, कि रिलीजन कैसा था ऋग्वैदिक पीरियड में, तो देखो रिलीजन की बात करें मेनली नेचर को वर्शिप करते थे, मेनली नेचर को वर्शिप करते थे, और उसमें भी इंद्र को सबसे ज़्यादा पूजा जाता था, और उसके बाद अग्नि को, ठीक है। फीमेल डिटीज भी होती थी यहाँ पे, फीमेल डिटीज भी थी जैसे कि अदिति, आपने नाम सुना होगा अदिति, ये गोडेस का नाम है अदिति, उषा, ठीक है। तो अदिति, उषा, ये यहाँ के गोडेसेस के नाम है। कोई टेम्पल, कोई आइडल वर्शिप यहाँ पे नहीं मिलती है, नो टेम्पल, कोई टेम्पल नहीं मिलते हैं यहाँ पे, और कोई आइडल वर्शिप भी यहाँ पे नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आइडल वर्शिप करते थे, ठीक है। तो ये है ऋग्वैदिक पीरियड की पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, क्या क्या होता था, ठीक है। तो अगर और भी कुछ आ जाए, ये तो चलो मेन वैसे ही बता रखे हैं, लेकिन अगर कुछ और आ जाए तो उसके लिए भी मैंने बता दिया कि ऋग्वैदिक पीरियड में क्या क्या होता था। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हमारा हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 हमें बताना है दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले है कि ही डिफीटेड, अच्छा, दिल्ली सल्तनत के किस रूलर ने ऐसा ऐसा किया है, ही डिफीटेड मंगोल्स नियर झेलम एंड एक्सटेंडेड पावर बियॉन्ड इंडस अप टू पेशावर। बोल रहे हैं कि इन्होंने मंगोल्स को हराया नियर झेलम और अपनी पावर को अप टू पेशावर तक एक्सटेंड कर दिया। तो कौन से वो, सेकंड बोल रहे हैं इब्न बतूता ने वहाँ पे विजिट किया था। तो आप ये कर सकते हो कि इब्न बतूता ने कहाँ पे वो किया था, तो इब्न बतूता आए थे किसके टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे मेनली कौन, इब्न बतूता, ठीक है। और इन्होंने ही दीवाने अमीर एक को ही डिपार्टमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए वो भी स्टार्ट किया था, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी कब से कब तक रहती है, तुगलक डायनेस्टी रहती है 1320 से लेके 1414 तक, लगभग 100 साल राज करती है जो तुगलक डायनेस्टी है वो। इनके फाउंडर कौन थे तुगलक डायनेस्टी के, अगर तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, इनका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। कौन, क्या नाम था, गियासुद्दीन तुगलक इनका नाम था। तुगलकाबाद टाउन आपने सुना होगा, वो इन्हीं के नाम पे है, ठीक है। फिर एक उल्लुग खान थे जिन्होंने अपने फादर को मार दिया और फिर वो गद्दी पे बैठ गए, और फिर बाद में उन्होंने अपना नाम रखा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। याद रखना गियासुद्दीन तुगलक के बेटे ने ही गियासुद्दीन तुगलक को मारा और फिर बाद में टाइटल ले लिया मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है काफ़ी ज़्यादा अपने फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के कारण काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। इन्होंने 5 चीज़ें ऐसी की थी जो काफ़ी ज़्यादा गलती कर दी, मतलब जो इसको नहीं करनी चाहिए थे। सबसे पहले तो सबसे बड़ा फेलियर था कैपिटल को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी या फिर दौलताबाद, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफ़र इन्होंने की, ये इनका सबसे ज़्यादा फेल डिसीजन था, फिर बाद में इन्होंने इनको हटा भी दिया, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफ़र का इनका जो डिसीजन था वो गलत था। दूसरा इन्होंने किया टोकन
करेंसी जो थी वो कॉपर की लगा दी और सबने क्या किया, फिर उसको वो कर लिया और बाद में इसको इस डिसीजन के लिए भी पछताना पड़ा। उसके अलावा जो गंगा और यमुना के बीच का जो डोआब का रीजन था वहाँ पे इसने टैक्सेशन लगा दी, जिससे जो नॉर्मल लोग थे वो क्या हो गए, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। फिर इन्होंने कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने की कोशिश की, जैसे क्वेश्चन में बताया था कि दीवाने कोही डिपार्टमेंट इन्होंने एस्टेब्लिश किया, लोन्स देने शुरू किए, उन लोन्स का नाम दिया टक्कवी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फेमस तो हुए लेकिन उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। और पांचवा इन्होंने रिफॉर्म किया, पांचवा इनके टाइम पे फेल हुआ रेबिलियंस, ये काफ़ी ज़्यादा रेबिलियन हुए इनके टाइम पे, नोबल्स और गवर्नर्स ने काफ़ी ज़्यादा रेबिलियंस कर दिए और अलग अलग जगह अपने अंपायर, मतलब इन्हीं के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नोबल्स ने ना अपने अपने अंपायर बनाने स्टार्ट कर दिए थे। जैसे कि 3-4 के मैं नाम बताना चाहती हूँ, जैसे कि एक हसन खान, आपने नाम सुना होगा हसन खान, ठीक है, ये हसन खान थे, सॉरी हसन खान बोल रही हूँ, हसन शाह थे, इन्होंने मदुरई सल्तनत अपनी बना ली, ठीक है, मदुरई सल्तनत अपनी बना ली हसन शाह ने, ठीक है। इसके बाद एक थे एक ने 1336 में विजयनगर अंपायर फाउंड कर दिया, ठीक है, विजयनगर अंपायर, हरिहरायण बुक्का ने विजयनगर अंपायर फाइंड कर दिया था। इसके अलावा 1347 में बहमानी किंगडम की नींव रखी गई थी, बहमानी किंगडम की नींव रखी गई थी, और भी बहुत सारे ऐसे ही पैरेलल थे जो थे। और फिर इनकी डेथ कब हुई, इनकी डेथ हुई 1351 में, किसकी, पागल की, ठीक है, 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है। और उसके बाद आते हैं हमारे कौन से, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद कौन आए, इनके बाद आए फिरोज शाह तुगलक, और इन्होंने एक काफ़ी फेमस पर्सन थे जिनका नाम था खान ए जहां, खान ए जहां, एक काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन थे, खान ए जहां मुकम्मल क्या नाम था इसका, मुकब्बल, ठीक है। इनको इन्होंने अपना वजीर बनाया ताकि इनके अंपायर में जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है और वो आई भी। इन्होंने जो उलेमास थी उनकी एडवाइस को माना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मान सकते हो स्ट्रिक्ट मुस्लिम थे, ठीक है, मुस्लिम्स के उसको मानते थे। इन्होंने अपने नोबल्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब पटा के रखा, ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टी को बोला कि नोबल्स की जो प्रॉपर्टी है वो उनकी हेरिडिटरी हो जाएगी अगर आप अच्छा काम करोगे तो, ठीक है। इन्होंने इक्ता सिस्टम को रिवाइव कर दिया और हेरिडिटरी बना दिया, ठीक है, इक्ता सिस्टम को इन्होंने इक्ता सिस्टम को इन्होंने रिवाइव किया और क्या बना दिया, उसको हेरिडिटरी बना दिया फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा इन्होंने जजिया लगाया, ठीक है, मुसलमानों के लिए अच्छे थे लेकिन दूसरों के लिए तो लगाएंगे ना, टैक्स लेंगे, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने इरिगेशन टैक्स लगाया, ठीक है, इरिगेशन टैक्स लगाया। इसके अलावा इन्होंने पहले ये सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन टैक्स लगाया था, ठीक है, जजिया इन्होंने लगाया, इरिगेशन टैक्स लगाया। इन्होंने बहुत सारे कारखानाज या फैक्ट्रीज भी बनाए, ठीक है, कारखानाज मतलब स्टोरेज के लिए जो प्लेसेस होते हैं वो बनाए। बहुत इन्होंने मतलब जो विडोज़ हैं या ऑर्फन्स हैं उनके लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको बोला दीवाने खैरात, ठीक है, दीवाने खैरात इन्होंने बनाया। कि इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात जो ऑर्फन्स या फिर जो विडोज़ हैं उनके लिए होता था। फ्री हॉस्पिटल्स इन्होंने बनाए। इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज किया, जैसे ब्रोनी नाम सुना होगा उसने आपने, ब्रोनी, इन्हीं के टाइम थे फिरोज शाह तुगलक के ब्रोनी, ठीक है। अफीफ का नाम सुना होगा, अफीफ बरोनी, याद रखना, ये इन्हीं के टाइम पे थे, ठीक है। और ये शिया मुस्लिम्स और सूफीज़ के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इनटॉलरेंट थे, ठीक है, याद रखना ये भी। और इनके टाइम पे जो नंबर ऑफ स्लेव्स थे वो, क्योंकि इन्होंने एक अलग स्लेव का डिपार्टमेंट बनाया था, स्लेव्स जो थे इनके टाइम पे इंक्रीज हो गए थे। इनकी डेथ कब हुई, इनकी डेथ हुई 1388 में, इनकी डेथ कब हुई 1388 में इनकी डेथ हुई। और इसके बाद रूल्स जो हैं बस आ गया होगा किसी का, ठीक है। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा वैसे वैसे रूलर आए और उसके बाद आगे सैयद्स, ठीक है। तो ये है मेनली किसके बारे में, तुगलक के बारे में, डायनेस्टी के बारे में मेनली। गियासुद्दीन तुगलक ने इनको फाउंड किया। फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक और इन्होंने 5 फालतू के रिफॉर्म्स किए थे। और इसी टाइम पे भी बहुत सारे नोबल्स ने अपने अलग किंगडम भी बना लिए थे। उसके बाद आए फिरोज शाह तुगलक, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूलर थे, इनके टाइम पे काफ़ी स्टेबिलिटी रही। इन्होंने खाने जहान मुकब्बल को एक वजीर बनाया था और ये चीज़ें इन्होंने की थी, ठीक है। इतने सारे लोन्स वगैरह जो भी दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 70 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 71 पे। हमें बताना है सीना स्पेक्टेबलिस के बारे में, ये क्या है। देखो भाई, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में एक इन्वेजिव प्लांट मिला है, ठीक है। तो ये एक इन्वेजिव प्लांट की स्पीसीज है, क्या, शीना स्पेक्टेबलिस, ठीक है। क्या है, शीना स्पेक्टेबलिस एक प्लांट की स्पीसीज है।
अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72 पे। हमें क्या बोल रहा है कि हमें बताना है जैनुल अबिद्दीन के बारे में। जैनुल अबिद्दीन ये 15th सेंचुरी के कश्मीर के रूलर थे, उनके बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि इन्होंने जो है जजिया को एबोलिश कर दिया था और काउ स्लॉटर को प्रोहिबिट किया था और हिंदूज को काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट पोस्ट दी थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। जैनुल अबिद्दीन यही थे, इन्होंने ऐसा किया था। और इनके अंडर महाभारत और जो कलहंड की राजतरंगिणी थी उनको पर्शियन में भी वो किया गया था, क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं बिल्कुल। ये जम्मू कश्मीर के थे और इन्होंने ये खुद भी एक पोएट थे। इन्होंने अपनी पोएम्स कुतुब एक कलेक्शन है उनके अंडर इन्होंने अपनी पोएम्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। ठीक है, कब से कब तक थे ये? 1420 से 1470 के बीच में थे। 1420 से 1470 के बीच में ये रूलर थे। ठीक है, तो तुगलक्स के बाद मेनली। ठीक है, तो याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 72 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। पाणिनि के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? पाणिनि के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने अष्टाध्यायी बनाई, बिल्कुल इन्होंने अष्टाध्यायी बनाई थी। ठीक है, संस्कृत ग्रामर का एक वर्क है। बोल रहे हैं कि हिज लिटरेरी वर्क वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज प्रीडिसर्स लाइक व्रामिर एंड आर्यभट्टा। तो याद रखना, आर्यभट्ट और व्रामिर जो थे ये इनसे छोटे थे, ये इनसे बड़े नहीं थे, तो ये बाद में आए हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, ये कब थे? ये BCE में थे। ये तो 5th से 4th जो BCE में थे ये तो। ठीक है, मतलब उससे भी पहले ही थे। तो क्वेश्चन नंबर 73 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। हमें बताना है कि कौन सी थिएटर जो फॉर्म है वो कौन सी स्टेट में होती है। ठीक है, सबसे पहले है भांड पत्थर। भांड पत्थर ये कहाँ पे है? जो ये भांड पत्थर है ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में ही होता है। माच कहाँ पे होता है? याद रखना, माच होता है वेस्ट बंगाल में नहीं होता, ये MP में होता है। और भावना, भावना कहाँ पे होता है? याद रखना, ये गुजरात में नहीं होता, ये असम में होता है। ये थिएटर फॉर्म्स है। एक बार ये सारे सर्च कर लेना और देखना कि ये क्या होते हैं, तो आपको ज़्यादा याद रहेंगे। तो सेकंड एंड थर्ड हमारा रॉन्ग है और फर्स्ट हमारा करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 75 पे। पर्शियन वर्क रजमनामा। ठीक है, रजमनामा जो था इज द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ विच फेमस इंडियन संस्कृत टेक्स्ट। किस फेमस बुक का ट्रांसलेटेड वर्जन है रजमनामा? रजमनामा किसका ट्रांसलेटेड वर्क है? तो याद रखना ये किसका है? महाभारत को ट्रांसलेट किया गया है। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1582 में करवाया था। किस लैंग्वेज में करवाया था? पर्शियन में करवाया था। ये लिखी रखा पर्शियन। ठीक है, तो रजमनामा किस चीज़ को ट्रांसलेट किया गया है? महाभारत को अकबर ने करवाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। हमें बताना है पैलियोलिथिक एज के बारे में। ठीक है, अभी हमने पैलियोलिथिक एज एक ही बार की है, जहाँ पे मैंने बताया था अपर पैलियोलिथिक एज में पेंटिंग्स मिली थी। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। फर्स्ट है ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज मैन हैड नो नॉलेज ऑफ कल्टीवेशन। मैन को कल्टीवेशन के बारे में नहीं पता था। ठीक है, मैन को कल्टीवेशन के बारे में नहीं पता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उनको नहीं पता था भाई। इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। यहाँ पे हंटर एंड गैदरर्स होते थे। क्या होते थे? यहाँ पे हंटर्स एंड गैदरर्स होते थे। यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं जानी जाती थी। सेकेंड है ड्यूरिंग दिस एज मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे हंटर एंड गैदरर्स होते थे। यहाँ पे डोमेस्टिकेट लोगों ने करना नहीं सीखा था एनिमल्स को। ठीक है, और इस टाइम की फेमस जो पेंटिंग है वो आपको मिलती है कहाँ पे? भीमबेटका में। कहाँ पे मिलती हैं आपको? भीमबेटका में मिलती हैं। ठीक है, और बस यही है। क्वेश्चन नंबर 76 आंसर हो गया हमारा ए। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 77 पे। हमें बताना है गुप्ता पीरियड के बारे में। थोड़ी देर पहले हमने देखा था गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब की बार आया रूलर्स के बारे में। ठीक है, अब की बार आया रूलर्स के बारे में। तो हमें बात करनी है विद रेफरेंस टू रूलर्स ऑफ गुप्ता पीरियड। हमें बताना है गुप्ता पीरियड के रूलर्स के बारे में। समुद्रगुप्त, लाइक अशोका। देखो एक बार हम देख लेते हैं, इसके 2 से 3 ही रूलर हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाएगा ऐसे ही करके। सबसे पहले क्या है, जो गुप्ताज हैं
ठीक है, गुप्ताज जो हैं उनको फाउंड किसने किया था? श्री गुप्ता ने। किसने? श्री गुप्ता ने। आपको नाम भी पता होगा, इनके फाउंडर क्या हैं? श्री गुप्ता। ठीक है, इनको जो फाउंड किया। उसके बाद कौन से रूलर आए? उसके बाद आए घटोत्कच। घटोत्कच याद रख लो आप बस। ठीक है, उसके बाद कौन से रूलर आए? उसके बाद आए चंद्रगुप्त वन। ठीक है, चंद्रगुप्त वन। ठीक है, याद रखना, ये आए चंद्रगुप्त वन, सबसे पहले मतलब फेमस रूलर जो थे चंद्रगुप्त वन। इनको महाराजा धीराज का भी टाइटल मिला था। क्या रहा था? महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज का भी इनको टाइटल मिला था। ये कब से कब तक थे? 322 से 298, 322 से 298 बीसी में थे ये। ठीक है, 322 से 298 बीसी में थे ये चंद्रगुप्त वन। ठीक है, इनके फेमस इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं कहाँ पे? मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। कहाँ पे पाए जाते हैं? मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, मेहरौली में इनके इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं, फेमस जो पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। ये है चंद्रगुप्त वन। यहाँ पे इनकी काफ़ी एक फेमस वो है, यहाँ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। किस पे? मैट्रिमोनियल अलायंस पे। और मैट्रिमोनियल अलायंस में इन्होंने एक लिच्छवी जो प्रिंसेस थी उनसे शादी की थी। लिच्छवी प्रिंसेस से, जिनका नाम था कुमारदेवी। देवी जो भी मानो। ठीक है, उनसे इन्होंने शादी की थी। मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त वन के बारे में बात चल रही है। इसके बाद हमारे दूसरे फेमस रूलर आते कौन से? समुद्रगुप्त। क्या नाम है उनका? समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त थे ना, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 330 से लेके 380 एडी तक है। कब है? 330 से लेके 380 एडी तक है। ठीक है, कब से कब तक है? 330 से लेके 380 एडी तक है इनका टाइम पीरियड। और एक चीज़ ध्यान रखना, इनके टाइम पे थे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। कौन से थे? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इनके टाइम पे थे। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त के टाइम पे थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के टाइम पे थे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। और इसने बताया गया है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ बताई गई है कि समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है, या उन्होंने जो है 3 स्टेजेस में मतलब मेन रूल किया है, या मेनली उन्होंने अपने एम्पायर को जीता है, या बहुत सारे रूलर्स को हराया है, वो 3 स्टेजेस में बताया गया है। कहाँ पे? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। कैसे बताया गया है वो देखो। 3 स्टेजेस कैसे? जैसे कि 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले ये गए हैं कहाँ पे? नॉर्थ इंडियन रूलर्स को इन्होंने हराया, अगेंस्ट नॉर्थ इंडियन रूलर्स। ठीक है, नॉर्थ इंडियन रूलर्स में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे कि इन्होंने अछूता और नागासेना, नाम सुने होंगे इनके। अछूता एंड नागासेना, इन दोनों को इन्होंने हराया। ठीक है, मेनली इन्होंने जो गंगेटिक वैली है उनको कैप्चर किया। ठीक है, यहाँ से इनको हराया। ये सारे डिफीटेड के कर रही हूँ मैं, जो समुद्रगुप्त ने हराए थे। उसके बाद ये गए साउथ इंडियन रूलर्स को इन्होंने हराना शुरू किया। अब उनमें नामों की पूरी लिस्ट है। इन्होंने साउथ इंडिया में टोटल 12 रूलर्स को हराया था। याद रखना, यहाँ पे साउथ इंडिया में इन्होंने टोटल 12 रूलर्स को हराया था, लेकिन किसी की भी इन्होंने टेरिटरी को एनेक्स नहीं किया। केवल उनको ये कहा कि आप मेरे को एक्नॉलेज करो कि मैं वहाँ का किंग हूँ। ठीक है, तो इन्होंने किसी को इंसल्ट नहीं किया, उनकी टेरिटरी को एनेक्स नहीं किया, केवल उनको डिफीट किया। उसमें कौन कौन से रूलर आते हैं जिनको इन्होंने डिफीट किया? बहुत सारे रूलर आते हैं उसमें। कौन कौन से रूलर आते हैं? जैसे कि कोशला, कांथारा, ये कई बार आ जाते हैं। ठीक है, मैं इसीलिए ये लिख रही हूँ। कोराला, अगर आपने ऐसे ही कभी सुन भी लिया होगा ना, पास्तापुरा, कोटूरा, पलक्का, देवा राष्ट्र का, जो भी है। ठीक है, ये बहुत सारे रूलर थे जिनको इन्होंने साउथ इंडिया में जिनको हराया था। ठीक है, फिर से इन्होंने नॉर्थ इंडिया में फिर इन्होंने नॉर्थ इंडिया के रूलर्स को हराया। अगेन नॉर्थ इंडियन रूलर्स को इन्होंने हराया। ठीक है, नॉर्थ इंडियन में और कौन कौन से रूलर थे? 9 किंग्स को इन्होंने हराया। दोबारा जो एक्सपीडिशन किया, 9 किंग्स को इन्होंने हराया। जैसे कि
रुद्रदेव, ठीक है, इनको हराया नॉर्थ इंडिया में। मत्तीला, इनको हराया। नागदत्ता, नागदत्ता, इनके नाम सुने होंगे, नागदत्ता को हराया। चंद्रवर्मन को हराया, चंद्रवर्मन को इन्होंने हराया, ठीक है। नंदिन, इनको हराया इन्होंने। बालवर्मन, इनको इन्होंने हराया। और नागसेना, इनको इन्होंने हराया। तो ये बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के रूलर को इन्होंने हराया, साउथ इंडिया के रूलर्स को हराया, बहुत सारे लोगों को हरा के, इसीलिए इनको मतलब इतने रूलर्स को इन्होंने हराया, इसीलिए इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि इनको बोला जाता है इंडियन नेपोलियन। इनको क्या बोला जाता है? इंडियन नेपोलियन, इसीलिए इनको इंडियन नेपोलियन बोला जाता है। इन्होंने इतने सारे रूलर्स को हराया था और इसलिए इनको कविराज भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? कविराज भी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये पोएम्स वगैरह भी रिसाइट करते थे, ठीक है। हाँ, ठीक है, कविराज भी इनको बोला जाता है। इन्होंने जो कॉइन्स छपवाए, याद रखना, इन्होंने जो कॉइन्स छपवाए उनके ऊपर भी वीणा, एक साइड पे वीणा छपी हुई है और दूसरे साइड पे ये वीणा बजाते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो कॉइन्स पे भी इन्होंने ऐसी पिक्चर्स छपवाई थी। इनके टाइम पे एक फेमस पोएट होते थे जिनका नाम था हरि सेना, ठीक है, बहुत फेमस पोएट थे हरि सेना, याद रखना, ये काफ़ी फेमस पोएट थे इनके टाइम पे। और ये कौन से धर्म को फॉलो करते थे? वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे? वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बाद में जाके ये बुद्धिस्ट स्कॉलर हो गए थे। बुद्धिज्म की तरफ इनका ध्यान चला गया था। और किसने इनको बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट किया? वो थे वासुबंधु। कौन थे? वासुबंधु ने इनको बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट किया था। किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है। सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, जो मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। पहले ये वैष्णव थे, उसके बाद इनका ध्यान जो है बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट किया किसने? वासुबंधु ने। और उसके बाद ये क्या बन गए? बुद्धिस्ट बन गए, ठीक है। ये थे समुद्रगुप्त। उसके बाद एक फेमस रूलर आते हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, वो है चंद्रगुप्त टू, ठीक है। क्या नाम है उनका? चंद्रगुप्त टू, ठीक है। क्या आता है? चंद्रगुप्त टू, ठीक है। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है ना, वो 380 से लेके 415 एडी तक का है। कब है? 380 से लेके 415 एडी तक का है। इन्होंने भी मैट्रिमोनियल अलायंस की थी। किसके साथ? कुबरनागा के साथ। किसके साथ? कुबरनागा के साथ। ये नागा प्रिंसेस थी सेंट्रल इंडिया की, उसके साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस की थी। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल शादी ही की थी, इन्होंने अपनी डॉटर को भी एक मतलब वहाँ को दिया था, मतलब अपनी डॉटर की भी शादी की थी, ठीक है। प्रभावती जिनका नाम था, उनने वाकाटाका जो प्रिंस थे रुद्रसेना टू, उनको अपनी बेटी दी थी। और इन्होंने खुद भी एक मतलब वहाँ की प्रिंसेस से शादी की थी, ठीक है। याद रखना, इन्होंने जो साकाज के जो सात्राप हैं वेस्ट में, उनको हराया था। वेस्ट के जो सात्राप थे साकाज के, उनको इन्होंने हराया था, ठीक है। उस टाइम पे सात्राप्स में मेजर रूलर कौन था? रुद्रसिम्हा थ्री थे उनके एक फेमस रूलर, उनको इन्होंने हराया था। किसने? चंद्रगुप्त टू ने, ठीक है। ध्यान रखना, मैं जो चीज़ें बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। इन्होंने शाकाज के रूलर को हराया था एक तो, चंद्रगुप्त टू ने, ठीक है। इसीलिए इनको एक टाइटल भी दिया जाता है साकारी, ठीक है, साकारी या फिर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य टाइटल वहीं से आया कि इन्होंने इतने फेमस जो सात्राप या साकाज का रूल चल रहा था उसके रूलर को हरा दिया था, ठीक है। या फिर इसको बोला जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ साकाज, ठीक है। इन्होंने बैक्टीरियंस को भी हराया था। इन्होंने किसको हराया था? बैक्टीरियंस को भी इन्होंने हराया था। ध्यान रखना, इन्होंने बैक्टीरियंस को भी हराया था। इन्हीं के एम्पायर पे फाहिन आए थे। कौन आए थे इनके टाइम पे? फाहिन भी इन्हीं के टाइम पे आए थे। और कालिदास भी इन्हीं के टाइम पे थे, ठीक है। कालिदास भी इन्हीं के टाइम पे थे। और इसके बाद आए हमारे कौन से मेन फेमस रूलर? गुप्ता के कुमार गुप्ता क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की मतलब वो फाउंडेशन रखी थी, या क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए ये फेमस है। तो कुमार गुप्त इनमें आते हैं। एक तो फेमस रूलर हो गए कुमार गुप्त, ठीक है। फिर हो गए हमारे चंद्रगुप्त टू, या इनको विक्रमादित्य बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, मोटी मोटी चीज़ें मैंने इसके बारे में करा दी हैं, ठीक है।
ये चंद्रगुप्त 2 हो गए, ठीक है, ये समुद्रगुप्त हो गए, इन्होंने क्या क्या किया, उसके बाद चंद्रगुप्त 1 और ये मेनली गुप्ताज। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समुद्रगुप्त लाइक अशोका बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन एग्रेशन एज मेंशन्ड इन इलाहाबाद या प्रयागराज इंस्क्रिप्शन। बोल रहे हैं कि इन्होंने उसी पॉलिसी में बिलीव किया और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, 1 सेकेंड, कुछ नहीं बोला जाता है। समुद्रगुप्त बोल रहे हैं अशोका की तरह पीस और नॉन एग्रेशन में बिलीव करते थे। कैसा हो सकता है, समुद्रगुप्त ने तो इतने सारे रूलर्स को हराया, इनको तो नेपोलियन बोला जाता है क्योंकि इन्होंने इतने लोगों को हराया था, इसलिए तो नेपोलियन बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पीस और नॉन एग्रेशन को फॉलो करते थे, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड है चंद्रगुप्त 2 वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द टाइटल विक्रमादित्य टू मार्क हिज विक्ट्री ओवर शाह। देखो विक्रमादित्य का टाइटल उन्हीं को मिला था। बहुत सारे क्या करेंगे, यस विक्रमादित्य का टाइटल तो नहीं मिला था, आगे पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने वेस्टर्न में भी हराया था, लेकिन किसको हराया था, सात्राप्स को, शाकाज को, ठीक है, शाकाज को इन्होंने हराया था, ना कि शप्तरास को। इनको नहीं हराया, इन्होंने हराया था इनको, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्या बोलता है, अग्रहारा क्या है, अग्रहारा क्या है, अग्रहारा क्या है, ये लैंड ग्रांट है जो ब्राह्मण्स को दिया जाता था रॉयल प्रिंसेस के द्वारा, या ठीक है, प्रिंस जो देते थे उसको बोलते थे अग्रहारा, ठीक है। इस पे टैक्स नहीं लगता था उन पे। तो क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। हमें टर्म और उसका मीनिंग बताना है, सूफीज्म में क्या होता है। सबसे पहले है ताज की राज। ताज की राज क्या है, ताज की राज क्या है, याद रखना, ये बायोग्राफिकल अकाउंट्स हैं सेंट्स के, ठीक है, बायोग्राफिकल अकाउंट्स हैं सेंट्स के, उसको बोलते थे ताकिराज। और मकतूबात क्या होते हैं, मकतूबात क्या होते हैं, ये लेटर्स हैं सूफी सेंट्स के, लेटर रिटन बाय सूफी मास्टर्स एड्रेस टू देयर डिसिपल्स एंड एसोसिएट्स, ठीक है। और मालफूजात क्या होते हैं, मालफूजात क्या होते हैं, ये सूफी सेंट्स की कन्वर्सेशन है, उसको बोलते थे मालफूजात। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी। देखो अब एक बार देख लो इसको, अब दोबारा अगर कहीं आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत थोड़ी ना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करनी है। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल रहे हैं पिट बुरियल्स वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। बोल रहे हैं पिट बुरियल्स उस टाइम पे प्रेवलेंट थे, बिल्कुल प्रेवलेंट थे उस टाइम पे। इंडस वैली पीपल हैड एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन, बिल्कुल ट्रेड रिलेशन भी मिलते हैं उनके। इंडस वैली पीपल यूज द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर का स्टैंडर्ड सिस्टम था। द इंडस वैली वर अनअवेयर अबाउट गोल्ड। देखो वो गोल्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट्स को जानते थे, ऐसा नहीं था वो अनअवेयर थे। याद रखना इंडस वैली पीपल गोल्ड को जानते थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो डी हमारा रॉन्ग हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। भक्ति सेंट रामानंदा के बारे में बताना है। रामानंदा के बारे में बोल रहे हैं कि इन्होंने विष्णु की जगह राम की वर्शिप को मतलब मेन इंपॉर्टेंस दी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इन्होंने विष्णु की जगह राम की इंपॉर्टेंस दी। सेकेंड है ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई राइटिंग्स ऑफ कबीर। बोल रहे हैं कि कबीर की राइटिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो याद रखना स्वामी रामानंदा के डिसिपल थे कबीर, कबीर तो इनके शिष्य थे, तो इनसे कैसे इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये स्टेटमेंट कबीर इनसे इन्फ्लुएंस थे, ये कबीर से इन्फ्लुएंस नहीं थे। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। हमें बताना है एंशियंट हिस्ट्री में द जोरवे कल्चर, जो चलकोलिथिक कल्चर है, जोरवे कल्चर एक चलकोलिथिक साइट है, वो कहाँ पे है। तो याद रखना ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है जोरवे कल्चर, ठीक है। दो कल्चर और हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस, दो कल्चर और हैं। एक तो है कयाथा कल्चर, एक तो है कयाथा कल्चर, ये कहाँ पे है, एमपी में है। अगर कभी आ जाए तो याद रख लेना, ठीक है। एक है अहर कल्चर, अहर कल्चर, ये अहर कल्चर कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ पे है ये, राजस्थान में। तो ये दो कल्चर और ध्यान रख लेना। और ये थी जोरवे कल्चर, ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चंपा, शहरावस्ती और कौशाम्बी, ये जो कॉमन, इन प्लेसेस में कॉमन क्या है, ठीक है, इन प्लेसेस में कॉमन क्या है, चंपा, शहरावस्ती, कौशाम्बी, ये आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इन तीनों में कॉमन क्या है। ये तीनों ही महाजनपद्स की कैपिटल है। ये क्या है, महाजनपद्स की कैपिटल है जो बुद्धा के टाइम पे थी, ठीक है। चंपा किसकी थी, अंगाज की, चंपा किसकी कैपिटल थी, अंगाज की कैपिटल थी, ठीक है। शहरावस्ती किसकी थी, कोशलाज, कोशलाज के नाम सुने होंगे। और कौशाम्बी किसकी थी, वास्ताज, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये देखो, ये हैं सारे 16 महाजनपद, और जो हमने पढ़े हैं अभी, देखो ये है अंगा, अंगा की कैपिटल है चंपा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है अभी, अभी क्या पढ़ा है, कौशाम्बी, वत्सा, ठीक है, कौशाम्बी, वत्सा, और एक और पढ़ा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ये कोशला पढ़ा था, शरावस्ती, ऊपर दिख रहा है शरावस्ती, कोशला, ठीक है। तो यही है सारे महाजनपद, इनकी कैपिटल एक बार अच्छे से देख लेना ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 83 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। हमें बताना है खुद कष्ट के बारे में। ये क्लास ऑफ पीजेंट्स होते थे, इनके बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि दे वर दी पीजेंट्स हु ओन दी लैंड दे टिल्ड। बोल रहे हैं कि ये वो पर्सन्स होते थे जिनकी लैंड होती थी और वही टिल करते थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग लैंड रिवेन्यू। नहीं, वो लैंड रिवेन्यू देते थे, ऐसा नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड थे। थर्ड है दे वर ऑफन एक्सप्लॉइटेड बाय मुजारिम्स। तो याद रखना मुजारिम्स जो थे, ये तो ऐसे पर्सन होते थे जिनके पास लैंड या कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। मुजारिन्स ऐसे पीपल होते थे जिनके पास ना तो लैंड होती थी, ना कोई औजार होते थे इम्प्लीमेंट कुछ काम करने के लिए, तो फालतू के लोग होते थे। ये बिल्कुल भी, ये कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे इनको, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं, मुजारिन्स इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते थे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए, ठीक है। तो याद रखना खुद कष्ट क्या होते हैं, क्लास ऑफ पीजेंट्स होते थे जिनकी अपनी लैंड होती थी, खुद ही अवे टिल करते थे और खुद ही अपना टैक्स देते थे, ठीक है। ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 84 आंसर हो गया ए। और ये मुजारिन्स आपको पता चल गया जिनके पास ना लैंड होती थी ना कुछ होती थी, उसी गाँव से बिलोंग करते थे, ठीक है। और बस, तो क्वेश्चन नंबर 84 आंसर हो गया हमारा ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। फतेहपुर सिकरी आगरा के बारे में बताना है। सबसे पहले है कि दिस सिटी इज़ कम्प्लीटली बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल। जो ये है वाइट मार्बल से बनी हुई है आगरा सिटी, बिल्कुल ही गलत है, गलत है, क्योंकि ये किस में बनी हुई है, रेड सैंड स्टोन में बनी हुई है। किस में, रेड सैंड स्टोन में बनी हुई है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। सेकंड है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में अकबर ने जब गुजरात जीता तब बनवाया था, बिल्कुल तभी बनवाया था। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर हमारा क्या आ गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। हमें क्या बताना है, ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के बारे में। ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के बारे में बताना है। इट इज़ कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बोल रहे हैं इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको निकालता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इसको निकालता है एनएसओ। कौन निकालता है इसको, एनएसओ निकालता है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकेंड है इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड ऑफ नॉन फूड आइटम्स ओनली। देखो ओनली वाली स्टेटमेंट लगभग रॉन्ग होती है और इसमें भी रॉन्ग है। फूड एंड नॉन फूड दोनों आइटम्स को ये कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। हमारा आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। और मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कितने साल में निकाला जाता है, हर 5 साल में एक बार निकाला जाता है ये, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है। तो क्वेश्चन नंबर 86 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। हमें बताना है बॉर्डर डिस्प्यूट जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हैं उसके बारे में, कि किसका बॉर्डर किसके साथ। देखो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर आपको पता होने चाहिए। बोल रहे हैं कि अरुणाचल का जो बॉर्डर है वो असम से ही मिलता है केवल, बिल्कुल भी नहीं नागालैंड से भी मिलता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा बोल रहे हैं मेघालय शेयर्स इस बॉर्डर विद बोथ असम एंड त्रिपुरा। बोल रहे हैं कि मेघालय का बॉर्डर असम के साथ भी है, त्रिपुरा के साथ भी है। थर्ड बोल रहे हैं सिक्किम शेयर इट्स बॉर्डर विद असम एंड वेस्ट बंगाल। देखो सिक्किम का बॉर्डर केवल किसके साथ है, वेस्ट बंगाल के साथ है, उसका असम के साथ नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कर दी रॉन्ग। तो सारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी, क्योंकि सारी स्टेटमेंट रॉन्ग है,
ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का मैप तो आपने देखा ही होगा, एक बार नहीं देखा तो जाके अच्छे से देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 88 पे। हमें बताना है 2+2 डायलॉग के बारे में। बहुत ही फेमस है, पिछली बार भी मैंने करवाया था। इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ मीटिंग ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड इट्स एलाइज ऑन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी अफेयर्स। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं और बोल रहे हैं कि केवल रशिया और यूएसए के साथ हमारा 2+2 डायलॉग है। तो याद रखना, हमारा जितनी भी क्वाड कंट्रीज़ हैं, मतलब यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के साथ हमारा क्या है, और एक रशिया, क्वाड कंट्रीज और एक रशिया, इनके साथ हमारा क्या है, 2+2 पार्टनरशिप है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इनके साथ है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 89 पे। बोल रहे हैं कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर। देखो, एक तो सबसे पहले ये ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा के रूलर थे। ठीक है, दूसरे बोल रहे हैं कि इन्होंने अपनी कैपिटल मानीखेत में बनाई थी। ठीक है, टू सो एज टू एक्सेल दिस सिटी ऑफ इंदिरा। ही हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट पोइट, ये खुद भी पोइट थे। और हीज कवि राजा मार्ग इज द अर्लीस्ट कन्नड़ वर्क ऑन पोइटिक्स। इनका ये बुक भी इन्होंने लिखी है पोएम्स की। ठीक है, तो किसके बारे में बात चल रही है, तो याद रखना ये किसके बारे में बात चल रही है, ये चल रही है अमोघ वर्ष वन के बारे में। किसके बारे में, अमोघ वर्ष वन के बारे में। राष्ट्रकूटास, आपको बात तो समझ में आ गई। ये राष्ट्रकूटास थे कब, याद रखना ये कब से, देखो इनकी एक सीक्वेंस इनका भी बता ही देते हैं। ठीक है, देखो राष्ट्रकूटास कहाँ गए, देखो राष्ट्र, क्या हो रहा है, पेन क्यों नहीं चल रहा, 1 सेकेंड। राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ रहे हैं ना। देखो राष्ट्रकूटास, कॉफी इंपोर्टेंट किंगडम। राष्ट्रकूटास कब से कब तक थे, 755 से लेके 975 एडी में थे ये। ठीक है, 755 से 975 एडी के आसपास थे ये। कहाँ पे थे, कन्नड़ रीजन में, कर्नाटका के रीजन में थे राष्ट्रकूटास, याद रखना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्या, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। कन्नड़ इनकी मदर लैंग्वेज होगी, कन्नड़ में थे तो कन्नड़ इनकी मदर लैंग्वेज होगी। ठीक है, सबसे पहली बात। सबसे पहले रूलर इनके कौन आते हैं, सबसे पहले आएंगे इनके दंती दुर्ग। कौन थे, दंती दुर्ग इनके सबसे पहले रूलर थे और यही इसके फाउंडर थे। राष्ट्रकूटास के फाउंडर कौन है, दंती दुर्ग। ठीक है, इन्होंने किसको किसको हरा के ये किंगडम लिया है, गुर्जर्स को और मालवा को। मालवा के रीजन को, मालवा को इन्होंने हराया रूलर्स को, और इन्होंने मतलब मालवा को इन्होंने कैप्चर किया और इन्होंने किसको हराया, गुर्जर्स को इन्होंने हराया। ठीक है, दंती दुर्ग ने। और इन्होंने किसको हराया, कीर्तिवर्मन टू को। ठीक है, गुर्जर्स को हराया इसने, मालवा को लिया, गुर्जर्स को हराया और किसको हराया, कीर्तिवर्मन टू को इन्होंने हराया। कीर्तिवर्मन टू कौन से अंपायर के रूलर थे, चालुक्यास के रूलर थे, चालुक्यास के रूलर थे, उनको हराया इन्होंने, किसने, दंती दुर्ग ने। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे दक्कन के। ठीक है, याद रखना कीर्तिवर्मन टू को दंती दुर्ग ने हराया था। उसके बाद आते हैं हमारे कौन से, इन्हीं के एक आगले वाले बच्चे, उनका नाम है कृष्णावन। कौन थे, कृष्णावन। इन्होंने किसको हराया, इन्होंने हराया गंगास को। इन किसको हराया, गंगास को हराया। और जो वेनगी के जो ईस्टर्न चालुक्यास थे ना, चालुक्यास जो वेनगी के थे उनको हराया, गंगास को हराया, वेनगी के चालुक्यास को हराया। और इन्होंने कैलाशनाथ, जो एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल बना हुआ, वो इन्होंने ही बनाया है, याद रखना ये फेमस है। कैलाशनाथ जो टेम्पल है एलोरा में, वो इन्होंने ही बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, किसने बनाया था, कृष्णवन ने। ठीक है, ठीक है, अब आगे हमारे थर्ड रूलर ऑफ डायनेस्टी, कौन से, गोविंदा थर्ड। कोई इतने ज़्यादा फेमस नहीं है। ठीक है, उसके बाद आए हमारे अमोघ वर्षा वन। ठीक है, अमोघ वर्षा वन काफ़ी ज़्यादा फेमस रूलर है। क्यों फेमस रूलर है, क्यों फेमस रूलर है, एक तो इन्होंने 64 ईयर्स रूल किया है। कितने, 64 ईयर्स, काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या क्या चीज़ें रही इनके में, इन्होंने, इनका कंट्रोल जो है मालवा से भी चला गया और गंगावादी जो थी उससे भी चला गया। जो ऊपर वालों ने जो जीता था ना,
गंगावदी एरिया से भी इनका कंट्रोल चला गया, छिन गई इनसे, और मालवा से भी इनका कंट्रोल चला गया। ठीक है, याद रखना। लेकिन कल्चरल डेवलपमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा इनका फेमस रोल पाया जाता है। किसमें? कल्चरल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इनको इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है। कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? जैनिज्म को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे? जैनिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, जिन्न सेना इनके मेन थे जिन्होंने इनको पटाया था जैनिज्म में जाने के लिए। पटाया समझ रहे हो, मैं वैसे कोई बुरी उससे नहीं बोल रही हूँ, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जैनिज्म में जाने के लिए जैन सिन्हा, ठीक है, जैन सिन्हा ने इनको मतलब लेके गए थे। ठीक है, इन्होंने अपनी कैपिटल को मानीखेत बनाया था। याद रखना, इन्होंने ही अपनी कैपिटल को मानीखेत बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। इसके बाद अमोघ वर्ष के बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर आए उनका नाम क्या था? उनका नाम था कृष्णा थ्री। ठीक है, याद रखना, उनका नाम क्या था? कृष्णा थ्री। ठीक है, उनका नाम क्या था? कृष्णा थ्री। बीच में भी आए होंगे, लेकिन कृष्णा टू आए होंगे, लेकिन मतलब स्किप हो गए होंगे। ठीक है, कृष्णा थ्री आए। इन्होंने किसके अगेंस्ट? बहुत फेमस रूलर हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने चोलास के अगेंस्ट गए, ये मतलब चोलास के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा और उनको हराया भी। कहाँ पे? तक्कलम में। कहाँ पे? तकोल्लम में। तकोल्लम में इन्होंने हरा दिया, डिफीटेड। इन्होंने डिफीट किया किसको? चोलास को। ठीक है, इन्होंने कृष्णा थ्री ने डिफीट किया चोलास को तकोल्लम में। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने साउथ में भी मार्च किया और इन्होंने तंजौर को भी कैप्चर किया। इन्होंने तंजौर को कैप्चर किया। बहुत सारे इन्होंने टेम्पल्स भी बनवाए, जैसे कि एक फेमस टेम्पल है इनका, कृष्णेश्वर टेम्पल। नाम सुना होगा, कृष्णेश्वर टेम्पल। कहाँ पे है ये? रामेश्वरम में। रामेश्वरम में कृष्णेश्वर टेम्पल है, वो कृष्णा थर्ड ने बनवाया था, जो राष्ट्रकूटा का रूलर था। और इनकी डेथ के बाद जो पावर थी राष्ट्रकूटास की, वो लगभग डिक्लाइन कर गई थी, क्योंकि उतने ज़्यादा ये आगे वाले रूलर उतने ज़्यादा फेमस हो नहीं पाए। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। राष्ट्रकूटास की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है? ये कर्नाटका के रीजन में मेनली रूल कर रहे हैं। दंती दुर्ग ने फाउंड किया था और इन्होंने मालवा छीन लिया था और कीर्तिवर्मन को हरा दिया था। तो एक मतलब लगभग कर्नाटका के रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बना लिया था। फिर कृष्णा बनाए, उन्होंने गंगास को हराया, चालुक्यास को फिर से हराया और कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया। फिर गोविंदा थर्ड आए, इतना कुछ फेमस नहीं है। अमोघ वर्ष ने क्या किया? सब लुटवा दिया। ठीक है, ना तो वो जो गंगा वाला जीता था ना वो रखा, और ना ही मालवा रख पाए। लेकिन कल्चरल डेवलपमेंट में ध्यान है था, जैनिज्म थे, मानीखेत इन्होंने कैपिटल बनाई। फिर आए कृष्णा थर्ड, इन्होंने फिर से ये और साउथ में चले गए। इन्होंने चोलास को भी हरा दिया टक्कलम में, तंजौर को अपने मतलब नीचे तंजौर को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। टेम्पल भी बनवाए, कृष्णेश्वर टेम्पल रामेश्वर में। तो इन्होंने काफ़ी सारे काम करे। ठीक है, अब बहुत फेमस चीज़ मैं करवाने जा रही हूँ। क्या? राष्ट्रकूटास का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रकूटास मतलब कैसे रूल कैसे करते थे? देखो, इनका भी वैसे ही सिस्टम है। नीचे क्या होते थे? विलेज होते थे। नीचे क्या होते थे? विलेज होते थे। विलेज के ऊपर क्या होता था? एक हेडमैन होता था। ठीक है, विलेज के ऊपर कोई ना कोई तो हेड करेगा ही। विलेज के ऊपर क्या होते थे? बुक्तीज। क्या होते थे? विलेज के ऊपर होते थे बुक्तीज। क्या होते थे? बुक्तीज। 50 से 70 गांव का एक ग्रुप, मतलब एक विलेज, और बुक्ती मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, उनको बोलते थे बुक्तीज। और इनको जो हेड करते थे वो क्या होते थे? भोगापतीज। क्या होते थे? भोगापतीज होते थे वो। इसके ऊपर क्या होते थे? बुक्तीज के ऊपर, गाँव के ऊपर क्या होते थे? विश्यास। विश्यास क्या होते थे? विश्यास, या इनको डिस्ट्रिक्ट्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स भी बोलते हैं। इनके ऊपर क्या होते थे? विश्यापति। क्या होते थे? विश्यापति होते थे। इसके बाद होते थे राष्ट्राज, इसलिए इनको बोला जाता है राष्ट्रकूटाज। राष्ट्राज होते थे इनके ऊपर। राष्ट्राज मतलब जो प्रोविंसेस को बोलते थे राष्ट्राज। और इनको कौन हेड करते थे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इनको हेड करते थे। तो ये थी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। क्या थी ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट? की एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसा है इनका, कैसे मतलब बटा हुआ है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये। सोसाइटी कैसी थी इनकी? मेनली हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे? मेनली हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, शैविज्म, वैष्णविज्म। ठीक है, लेकिन इसी टाइम पे जैनिज्म भी फ्लोरिश किया। मैंने बताया उस टाइम पे जो अमोघ वर्षावन थे जैनिज्म में चले गए थे। ठीक है, और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस टाइम का जो 1/3 दक्कन का पार्ट था वो जैनिज्म में
के फॉलोअर थे। ट्रेड होता था, यस ट्रेड होता था, यहाँ पे इकोनॉमी काफ़ी फ्लोरिशिंग थी और अरब के साथ भी इन्होंने ट्रेड किया था। कल्चर की बात करें, संस्कृत लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इन्होंने पेट्रोनाइज किया था। ठीक है, अगर हम कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कल्चर में काफ़ी ज़्यादा काम किया है, टेम्पल्स बनवाए हैं, लिटरेचर में बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर मैं बात करूँ संस्कृत लिटरेचर की, देखो इन्होंने दो लिटरेचर्स में काम किया, एक तो संस्कृत लिटरेचर और दूसरा है इनका जैन लिटरेचर। ठीक है, क्योंकि जैनिज्म को भी इन्होंने वो किया है, पेट्रोनाइज किया है। ठीक है, तो जैन लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर दो में इन्होंने काफ़ी वो काम किया है। मैं ये लिखवाना चाहती हूँ क्योंकि कहीं भी आ जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ। ठीक है, अब देखो संस्कृत लिटरेचर में इन्होंने क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या है, देखो दो राइटर थे। ठीक है, एक का नाम था त्रिविक्रमा और एक का नाम था हलायुध। ठीक है, त्रिविक्रमा ने लिखा था नाला चंपू। क्या लिखा था? नाला चंपू। ठीक है, लिटरेचर है ये। और इसने क्या लिखा था? इसने लिखा था कविरा हैसा। ठीक है, ये कृष्णा थर्ड के टाइम पे लिखे गए थे। किसके टाइम पे? कृष्णा थर्ड के टाइम पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था, जो साउथ में भी चला गया था, उनके टाइम पे ये दो संस्कृत के लिटरेचर लिखे गए थे। जैन लिटरेचर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया। किसके टाइम पे किया होगा जैन लिटरेचर फ्लोरिश? अमोघ वर्षा के टाइम पे। किसके टाइम पे? अमोघ वर्षा 1 के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश किया। ठीक है, क्योंकि आप पता चल गया होगा। ठीक है, एक तो थे जैन सिन्हा जो इनको जैनिज्म की तरफ ले गए थे। उन्होंने ही क्या बनाया था? उन्होंने ही पार्श्वभूदया, मतलब बायोग्राफी ऑफ पार्श्ववास की बायोग्राफी उन्होंने लिखी थी। ठीक है, जैन सिन्हा ने। तो एक लिटरेचर तो जैन लिटरेचर ये लिखा था। पार्श्वनाथ जो थे उनकी बायोग्राफी लिखी थी पार्श्वभूदया, जैन सिन्हा ने। ठीक है, दूसरी एक थे गुना भद्रा, ये तो थे जैन सिन्हा। एक थे गुना भद्रा ने क्या लिखा था? आदि पुराण। क्या लिखा था? आदि पुराणास मतलब जो जैन सेंट्स थे बहुत सारे, उनकी क्या क्या लाइफ स्टोरीज थी वो लिखी थी आदि पुराण में। किसने? गुणभद्रा ने। किसने लिखी थी? गौणभद्रा ने। ठीक है, गौणभद्रा ने लिखी थी। और जैन सिन्हा ने क्या लिखा था? पार्श्व बुदाया, मतलब बायोग्राफी ऑफ पार्श्व। ठीक है, उसके अलावा एक थे सकातयाना। क्या थे? सकातयाना। ये सकातयाना थे। इन्होंने क्या लिखा था? अमोघ वृत्ति। ठीक है, अमोघ वृत्ति जैनिज्म में। अमोघ वृत्ति ये ग्रामर का वर्क था। ग्रामर मतलब ग्रामर वर्क था, ये ग्रामर में कुछ बनाया था इन्होंने। ठीक है, ये थे सकातयाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं क्यों बता रही हूँ ये जैन लिटरेचर फेमस है? क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए मैंने यहाँ पे जो जैन लिटरेचर जो राष्ट्रकूटास के टाइम पे हुआ था वो बता रही हूँ कि उस टाइम पे कौन कौन से 3 फेमस चीज़ें लिखी गई थी। आदि पुराण बहुत फेमस है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो जैन सेंट्स हैं उनकी जो स्टोरीज है, लाइफ स्टोरी, वो लिखी गई है। वो किसने लिखी है? गुणभद्रा ने लिखी है। पार्श्व बुदाया किसने लिखा है? जैन सिन्हा ने लिखा है। ठीक है, अमोघ वृत्ति ये क्या है? ग्रामर बुक है जैन लिटरेचर की, ये सकातयान ने लिखी है। ठीक है, एक और फेमस थे, एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे इन्हीं के टाइम पे, उनका नाम था वीराचार्य। क्या नाम था उनका? वीराचार्य। इन वीराचार्य ने क्या लिखा था? गणित शरण। ठीक है, गणित शरण। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि गणित मतलब मैथमेटिक्स के बारे में लिखी है। और वीराचार्य क्या थे? ग्रेट मैथमेटिशियन थे। ये भी राष्ट्रकूटास के टाइम पे ही थे। ठीक है, और इनके टाइम पे जो कन्नड़ लिटरेचर, देखो ये तो संस्कृत का लिटरेचर हो गया, ये जैन का लिटरेचर हो गया। इनके टाइम पे मतलब राष्ट्रकूटास के टाइम पे जो कन्नड़ का लिटरेचर था ना, वो भी बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया था। किसका? कन्नड़ का जो लिटरेचर था वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश किया था, क्योंकि कन्नड़ तो इनकी मदर टंग थी, तो उसमें तो कुछ ना कुछ फेमस होगा ही। ठीक है, कन्नड़ का लिटरेचर भी काफ़ी फेमस हुआ था। जैसे कि कन्नड़ में अमोघ वर्षा ने खुद ही वर्षा ने खुद ही क्या लिखा था? कवि राजा मार्ग।
कवि राजा मार्ग, अभी जो हमने पढ़ा था अमोघ वर्षा ने ये लिखा था, ठीक है। ये किसमें था, कन्नड़ में था, अमोघ वर्षा ने खुद ही लिखा था, ठीक है। सबसे पहले तो कन्नड़ में फर्स्ट पोएटिक वर्क इन कन्नड़ यही था, ठीक है। एक दूसरे यहाँ के फेमस वो थे कन्नड़ लिटरेचर के, पेम्पा, आपने नाम सुना होगा, पेम्पा रिवर का भी नाम है इनके ऊपर। इन्होंने लिखा था विक्रमासेना विजया, विक्रमासेना विजया, ठीक है। ये इन्होंने लिखा था पेम्पा ने। एक इसी के टाइम पे कन्नड़ लिटरेचर में थे पोना, पोना PONNA, सॉरी PONNA, ठीक है, PONNA। ये भी क्या थे, एक टाइप के पोएट थे। इन्होंने क्या लिखा था, शांति पुराण। इन्होंने क्या लिखा था, शांति पुराणा। इन्होंने क्या लिखा था, शांति पुराणा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सारा लिटरेचर जो इनके टाइम पे लिखा गया। पोना पोएट है, पंपा पोएट हैं, अमोघ वर्षा पोएट हैं। इन्होंने क्या किया, अमोघ वर्षा ने कविराजा मार्ग लिखा है, पेम्पा ने विक्रमा सेना विजय लिखा है, पोना ने शांति पुराण लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए करवा रही हूँ। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अगर इनके टाइम की बात करें, आर्किटेक्चर अभी हमने करा था कि एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया इन्होंने। इसके अलावा एलिफेंटा की जो केव्स हैं उनका मतलब मेन इन्होंने करवाया है, राष्ट्रकूटाज ने, ठीक है। और त्रिमूर्ति की जो इम्पोर्टेंट फिगर है वो इन्होंने बनवाई थी, त्रिमूर्ति की जो इम्पोर्टेंट फिगर है वो इन्होंने बनवाई थी, ठीक है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें एक रट लेना, मैंने बता दी हैं एक बार थोड़ा सा टाइम लगा के, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाया, लेकिन हाँ कुछ टाइम लगा के मैंने आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसीलिए बताई है। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रकूटास के बारे में। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो देखो, कवि राजा मार्ग किसने लिखा है, अमोघ वर्षा ने, ठीक है। ये सारा हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 89। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। भीमबेटका की रॉक आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, भीमबेटका की रॉक आर्ट के बारे में। दी केव्स ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट VS वांकर। इन्होंने उनको डिस्कवर किया था, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इन्होंने इनको डिस्कवर किया था 1957 में। मिजोलिथिक पेंटिंग यहाँ पे मिलती हैं, ये अपर पैलियोलिथिक से स्मॉल है, बिल्कुल यहाँ पे मिजोलिथिक पेंटिंग मिलती हैं जो पैलियोलिथिक से थोड़ी छोटी हैं, बिल्कुल। इन मिजोलिथिक पेंटिंग एनिमल्स वर पेंटिंग इन नेचुरलिस्टिक स्टाइल, बिल्कुल मिजोलिथिक में जो एनिमल्स थे उनको नेचुरलिस्टिक स्टाइल में पेंट किया गया है, जबकि जो ह्यूमंस थे उनको स्टाइलिस्टिक मैनर में किया गया है, बिल्कुल। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, सी। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी भीमबेटका की वो है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी मतलब हैं भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। ख्याल क्या है, एक हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक है, ख्याल वो क्या है, तो याद रखना ये क्या है, ये है एक ख्याल। ये ध्रुपद से ज़्यादा लिरिकल है, और ख्याल सिंगिंग इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्कूल बेस्ड ऑन वाणी। देखो याद रखना दो स्कूल हैं, एक तो ख्याल है, एक ध्रुपद है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो ख्याल है वो ज़्यादा लिरिकल है, लेकिन जो वाणीज में बटा हुआ है वो कौन है, ध्रुपद। ध्रुपद, ध्रुपद किस में बटा हुआ, वाणीज में बटा हुआ है। इसकी 5 वाणी है, एक तो है गोहर वाणी, वाणी की भी बात करें तो है गोहर वाणी, ठीक है। एक है इसकी डागर वाणी, ठीक है। एक है इसकी खांडर वाणी, एक है इसकी नाहर वाणी, नाहर वाणी। तो ये सारी वाणीज हैं इसकी, जो ध्रुपद जिसमें बटा हुआ है, ठीक है। ख्याल्स में क्या होते हैं, घरानाज होते हैं, ख्याल में क्या होते हैं, घराना होते हैं, और ध्रुपद में क्या होते हैं, वाणी होती हैं, उसमें डिवाइडेड होते हैं। याद रखना ख्याल में घरानाज होते हैं और वाणी में ध्रुपद में वाणीज होती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 92 पे। हमें बताना है स्कल्पचर ऑफ मिडिवल इंडिया के बारे में, मिडिवल इंडिया के स्कल्पचर के बारे में बताना है, ठीक है। One of the common features of sculptures of both Pallava and Chola dynasty were an eternal struggle between the forces of good and evil, in which God ultimately trumped. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चोला में और पलवा में एक चीज़ सही है कि मतलब एक जगह गुड अच्छाई दिखाई गई है, एक जगह बुराई दिखाई गई है, और लास्ट में अच्छाई की जीत बुराई पे दिखाई गई है, बिल्कुल।
ये बोल रहे हैं गज सुमन मूर्ति जो भी है ये चोला मास्टरपीस है, जिसमें दुर्गा को दिखाया गया है फियर्स बैटल करते हुए। तो याद रखना इसमें किसको दिखाया गया है, शिव जी को दिखाया गया है। यहाँ पे दुर्गा जी को नहीं दिखाया गया है, यहाँ शिव जी को दिखाया गया है लड़ते हुए फियर्स बैटल में। ठीक है, गज सुरा संहार मूर्ति। ठीक है, तो गज सुर संहार मूर्ति ये किसमें, इसमें शिव जी को दिखाया गया ना कि दुर्गा जी को। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है पल्लव स्कल्पचर शो फीमेल इन सबमिसिव मैनर विद थिनर फीचर्स एज कम्पेयर टू देयर मेल काउंटरपार्ट्स। बिल्कुल, पल्लव जो स्कल्पचर्स हैं उसमें फीमेल जो फिगर्स हैं उसको थोड़े से मतलब छोटा और थोड़ा सा पतला दिखाया गया है एज कम्पेयर टू मेल फिगर्स से। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, डी। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं 93 पे। किस डेजिग्नेशन, वन सेकेंड, हाँ, किस मिलिट्री डेजिग्नेशन पे कौन सा रोल दिया जाता था, किस मिलिट्री डेजिग्नेशन पे कौन सा रोल दिया जाता था। अस्तवार, अस्तवार किसको बोला जाता था, अस्तवार, देखो अस्तवार कैवेलरी मैन को ही देखा जाता बोला जाता था। ठीक है, फिर है अरीज ए ममालिक, अरीज ए ममालिक किसको बोला जाता था, अरीज ए ममालिक, अरीज ए ममालिक हेड होता था कौन सा, मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था। किसका हेड होता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, ये कमांडर इन चीफ नहीं होता था। अरीज ए ममालिक मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट हेड। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। बरीद क्या होते थे, इंटेलिजेंस एजेंट्स। पिछली बार भी बहुत बार बरीद आया था। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी। ठीक है, आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 94 पे। हमें बताना है टेसिलेशन एंड पित्रादुरा ये क्या है। ठीक है, ये कौन से उसमें आर्किटेक्चर में आती है, तो किस में आती है, ये आती है वैसारा स्टाइल में। किस में आती है, ये वैसारा स्टाइल में, आप जाके देख लेना अच्छे से। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। हमें बताना है अष्टप्रधान सिस्टम ऑफ शिवाजी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अष्टप्रधान शिवाजी के टाइम पे कौन कौन थे। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन थे। देखो, सबसे पहले तो वाक्यानविश कौन होते थे, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंस पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर्स को जो करते थे उनको बोलते थे वाक्यानविश। बिल्कुल सही है। पंडित राव चैरिटेबल ग्रांट्स के हेड होते थे। मजूमदार कौन होते थे, ये कौन होते थे, अकाउंटेंट होते थे। कौन होते थे, अकाउंटेंट होते थे। ठीक है, तो मजूमदार कौन होते थे, अकाउंटेंट होते थे। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, 3 पोस्ट पता चल गई, वाक्यानविश, पंडितराव, मजूमदार। ठीक है, इसके अलावा कितनी पोस्ट रहेगी, 5 पोस्ट रहेगी। क्या क्या होती थी, एक होती थी सारी ए नौबत, सरी ए नौबत। सरिये नौबत क्या होता था, सरिये नौबत होता था सेनापति। ठीक है, ऐसे सेनापति, ऐसे सरिये नौबत। ठीक है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद होता था, एक होता था पेशवा। पेशवा क्या होता था, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंसेस देखने के लिए जो होता था। ठीक है, पेशवा समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होगी जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एक होते थे सुमंत, आपने नाम सुना होगा सुमंत। सुमंत क्या होते, कोरस्पोंडेंस में जो हेल्प करते थे उनको बोलते थे सुमंत। एक होते थे दाबीर। दाबीर क्या होते थे, मास्टर ऑफ सेरेमनी। कोई भी सेरेमनी हो रही है तो दरबार अगर लग रहा है तो उसको बोलते थे दाबीर। ऐसे याद रख सकते हो, अगर कोई दरबार लग रहा है तो उसको संभालने वाला कौन होता था, दाबीर। ठीक है, या कोई सेरेमनी हो रही है तो उसको दाबीर होता था। ठीक है, उसके बाद एक होता था न्यायाधीश। न्यायाधीश, न्यायाधीश क्या होता था, जो इंचार्ज होता था जस्टिस का। ठीक है, एक होते थे अमात्यास। अमात्यास क्या होते थे, अमात्यास होते थे अकाउंटेंट जनरल। अकाउंटेंट जनरल या फिर जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, तो ये होते थे अमात्यास शिवाजी के टाइम पे। ठीक है, तो ये थे मेनली इसका अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में क्या क्या था वो मैंने बता दिया कि अष्टप्रधान में 8 चीज़ें 8 पोस्ट जो थी वो शिवाजी ने लगा रखी थी, जिसपे अलग अलग लोग वो होते थे। इनका जो रिवेन्यू सिस्टम था बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका रिवेन्यू सिस्टम, एक पर्सन थे मलिक अम्बेर। इनका जो रिवेन्यू सिस्टम था उनको स्टार्ट किया था मलिक अम्बेर ने। ये अहमदनगर के थे, वहाँ मतलब उनसे लिया गया था, उनका सिस्टम इनका था। ठीक है, इनके में सिस्टम में शिवाजी के टाइम पे लैंड को मेजर करने के लिए काठीज का यूज़ किया जाता था। मतलब एक काठी, मतलब एक लकड़ी की एक पर्टिकुलर लेंथ की लकड़ी काट ली जाती थी और उससे उस लैंड को मेजर किया जाता। पैडी के फील्ड हो गए, गार्डन लैंड्स हो गई, हिली ट्रैक्स हो गए, उनको उनसे मेजर किया जाता था। ठीक है,
इनके टाइम पे जो देशमुख और जो कुलकर्णीज थे ना, उनकी जो पावर है वो डिक्रीज हो गई थी। याद रखना, इनके टाइम पे जो देशमुख हैं और जो कुलकर्णीज हैं, उनकी जो पावर है वो डिक्रीज हो गई थी, ध्यान रखना। ठीक है। इन्होंने कुछ रिवेन्यू ऑफिशियल्स को अलग से लगाया, जिनको इन्होंने नाम दिया कारकुन्स। ठीक है, कुछ रिवेन्यू ऑफिसर्स को इन्होंने लगाया, जिनको इन्होंने नाम दिया कारकुन्स। कारकुन्स क्या होते थे? रिवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे। क्या होते थे? रिवेन्यू ऑफिशियल्स, जो जो इन्होंने अलग से लगाया। उसके अलावा इनके टाइम पे क्या चलता था? चौथ एंड सरदेशमुखी टैक्स। सबको पता है ना, चौथ एंड सरदेशमुखी, ये तो पूरे देश को पता है। ठीक है, चौथ एंड सरदेशमुखी टैक्स इनके टाइम पे चलता था। ठीक है। 30,000 से 40,000 इनके टाइम पे कैवलरी थी। 30,000 से 40,000 इनके टाइम पे कैवलरी थी, मतलब सैनिक थे। ठीक है, उनको कौन वो करता था? उनकी फिक्स सैलरी होती थी। उनको कौन सुपरवाइज करता था? हवलदार। कौन करता था? हवलदार। ठीक है, हवलदार उनको वो करता था। ये भी दो टाइप के होते थे। एक तो होते थे बारगीर्स, मतलब जो कैवलरी होती थी, ये भी दो टाइप की होती थी। एक होते थे बारगीर्स। बारगीर्स का मतलब होता था जो स्टेट जिनको पे करती थी। ठीक है, एक होते थे सिलाहादार। सिलाहादार मतलब जो नोबल्स के नीचे रहते थे। सिलाहादार्स मतलब जो नोबल्स के प्राइवेट में रहते थे, नोबल्स उनको सैलरी अपनी तरफ से देते थे। और बागिर्स मतलब जिनको सीधा राजा की खजाने से वो मिलती थी। ठीक है, और इनको हेड मिनिस्टर कौन करता था? हवलदार। ठीक है, इतनी कैवलरी होती थी। समझ में आ गई ये सारी चीज़ें क्या क्या मैं बता रही हूँ? तो यही सारी चीज़ें किसके बारे में? उसके बारे में, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि ये कैसे कैसे करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 95 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 96 पे। हमें बताना श्रेष्ठी, सरथावाहा और गांधी का ये क्या है? तो ये क्या है सारी? ये पोस्ट मोरियन टाइम पे जो मर्चेंट्स होते थे ना, उनके टाइप्स को बोला जाता था श्रेष्ठी, शरथवा और ये गांधी का। ठीक है, मर्चेंट्स को बोला जाता था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। हमें बताना है कि सबसे पहले तो ये एक पोर्टुगीज ट्रेवलर था। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक पोर्टुगीज ट्रेवलर था। कौन था? देखो, इसमें पोर्टुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पेस है। ठीक है, क्योंकि जो निकोलो डी कोंटी है ये तो इटालियन है। ठीक है, ये इटालियन है। ठीक है, और ठीक है, ये इटालियन है। इसके अलावा इनके बारे में मैंने सुना ही नहीं है, तो ये दो के बारे में सुना, इन दो में से ही होता कोई ना कोई। ठीक है, तो ये इटालियन है, तो यही बच गए एक पोर्टुगीज। ठीक है, तो डोमिंगो पेस है। तो सबसे पहले पोर्टुगीज ट्रैवलर थे जो विजयनगर अंपायर पे आए थे, बिल्कुल आए थे 16वीं सेंचुरी में। ठीक है, याद रखना अब कि जो डोमिंगो पेस थे ये पुर्तगाली थे जो विजयनगर अंपायर में आए थे, और इन्होंने विजयनगर की कैपिटल को रोम की सिटी से कंपेयर किया था। ठीक है, और उसमें इरिगेशन सिस्टम जो पाइप से वहाँ पे हो रहा था, टैंक्स बनाए गए थे, और महानवमी डिब्बा और बाजार वगैरह इन सब का इन्होंने अपनी डिटेल से इन्होंने अपने बारे में उसके बारे में बताया था। तो ये कौन थे? डोमिंगो पेस। ठीक है, निकोलो डी कौन थे? ये इटालियन ट्रैवलर थे, 1420 में आए थे देवराय टू के टाइम पे। किसके टाइम पे? देवराय टू के टाइम पे आए थे ये। ठीक है, विजयनगर अंपायर की बात करें, कहाँ गया विजयनगर अंपायर? किसने फाउंड किया था? हरिहरा एंड बुक्का ने। किसने फाउंड किया था? ये किया था हरिहरा एंड बुक्का ने फाउंड किया था। कब किया था? ये 1336 एडी में फाउंड किया था। 1336 से 1672 एडी के बीच में इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, इनकी कैपिटल क्या थी विजयनगर अंपायर की? हम्पी कैपिटल थी। नाम सुना होगा ना, हम्पी। हम्पी इनकी कैपिटल थी। हरिहरा बुक्का ने फाउंड किया था 1336 में फाउंड किया था, 1672 तक ये रहा था। और मेनली 4 डायनेस्टीज ने मेनली इस पे रूल किया था। कौन कौन सी थी? एक थी संगमा, एक थी सुलवा, एक थी तुलवा और एक थी अराविडू या अराविडू, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो ये 4 डायनेस्टीज ने मेनली इसमें रूल किया था। ठीक है, एक बहुत फेमस ट्रैवलर हैं इब्न बतूता। ये आए थे मोरक्को से। याद रखना, ये आए थे मोरक्को से, इब्न बतूता। जो ये विजयनगर अंपायर के टाइम पे ही आए थे, इब्न बतूता भी ये मोरक्को से थे। और एक आए थे अब्दुल रजाक, बहुत फेमस है ये अब्दुल रजाक। ये थे पर्शियन ट्रैवलर। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि पर्शियन जो ट्रैवलर हैं उनका क्या योगदान रहा है, तो बहुत सारे लोग गलत गलत लिख के आए थे। तो अब्दुल रजाक आप लिख सकते हैं, जिन्होंने विजयनगर अंपायर के बारे में लिखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 97 हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 98 पे। मनसबदारी सिस्टम के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि
ये अकबर ने स्टार्ट किया था स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल। जाट और सवार दो चीज़ें होती थी, जाट डिनोट द पर्सनल रैंक ऑफ ऑफिशियल, बिल्कुल, और जो सवार होती थी वो मनसबदार कितने कंटिजेंट रखता था उसको बोलते थे, बिल्कुल। मनसबदार वर पेड ओनली मनसबदार वर ओनली पेड इन फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स ऑफ एरिया ऑफ लैंड, ऐसा नहीं था, कई बार उनको कैश में भी दिया जाता था, केवल और केवल ऐसे नहीं था कि उनको जागीर दी जाती थी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा आंसर क्या आ गया, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे, हमें बताना है किसके बारे में, दी सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज लिस्टेड इन स्टेट लिस्ट। देखो एजुकेशन सब्जेक्ट किस में है, आपको पता होगा, कनकरेंट लिस्ट में है, ना कि स्टेट लिस्ट में, ठीक है, कनकरेंट लिस्ट में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो विजिटर इन केस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के केस में विजिटर होते हैं, बिल्कुल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के केस में प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो विजिटर होते हैं। चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी अपॉइंट्स वाइस चांसलर, बिल्कुल, चांसलर जो है वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं। जो भी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी एक पैनल नाम देती है पूरे लिस्ट बना के, उसमें से वो वाइस चांसलर को सिलेक्ट करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी होगी रॉन्ग। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 100 पे, हमें बताना है किसके बारे में, मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर के बारे में। इनको जरीन कलम भी बोला जाता था अकबर के कोर्ट में, ये क्या थे, तो ये क्या थे, याद रखना, कैलीग्राफर थे, ठीक है, बहुत अच्छी राइटिंग में लिखते थे, ठीक है, तो कैलीग्राफर थे, तो याद रखना ये करीम कलम क्या थे, करीम कलम या मोहम्मद हुसैन क्या थे कश्मीर के, ये थे कैलीग्राफर, ठीक है। तो हमारे टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।